अध्याय 157 अध्याय 157 अध्याय 138 प्रमुख राजवंशों में अशांति। अध्याय 157 अध्याय 138 प्रमुख राजवंशों में अशांति। अनुवादक 54,94,90,339। लू चेन ने शियाओ वेन्याओ पर एक और नजर डाली। उसने अंदर सफेद गाउन पहना हुआ था जिसके ऊपर गहरे हरे रंग का चोला था। उसके काले बाल चमक रहे थे और कमर तक लटके हुए थे और सिर पर एक ही हेयरपिन लगी थी। वह ग्रेट शिया की किसी भोली भाली युवती से कम नहीं लग रही थी। साथ में खड़ी येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ एक माँ और उसकी बेटी की तरह लग रही थीं। होश में आते हुए लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तैयार होने के बाद तुम दोनों और भी खूबसूरत हो जाओगी। लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये सुनकर येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ दोनों के गाल हल्के लाल हो गए। ये पहली बार था जब उन्होंने पूरी तरह से ग्रेट शिया की शैली में कपड़े पहने थे और उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट शिया के परिधान में वे और भी खूबसूरत हो जाएंगी। जब उन्होंने कुछ देर पहले पीतल के दर्पण में खुद को देखा तो वे अपनी सुंदरता को देखकर तुरंत चकित रह गए। पहले वे अपने शरीर को फर के कोट में कसकर लपेट लेते थे और कभी कभी फर की टोपी पहनते थे जिससे उनका शरीर और सुंदरता पूरी तरह से छिप जाती थी। उसी क्षण आंगन की दीवार पर बैठी और मुस्कुराती हुई वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, आपको 2 नई सुंदरियों को प्राप्त करने पर बधाई हो। ये सुनकर लू चेन ने आंगन की दीवार पर बैठे वांग किंगसी की ओर मुड़कर देखा और जवाब दिया, श्रीमान वांग वर्षा श्रवण मंडप के कामकाज में व्यस्त तो नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए यहाँ आए हैं। मानो उबलते पानी से भी न झुलसने वाले व्यक्ति के भाव से वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार बहुत क्रूर हैं। मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैंने सुना था कि राजकुमार ने 2 महिला दासियों को अपने यहाँ रखा है, इसलिए मैं यहाँ आकर देखना चाहती थी कि मेरी बहनें कैसी दिखती हैं। वांग किंगसी और लू चेन के बीच हुई बातचीत को देखकर येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। आंगन की दीवार पर इतनी सहजता से बैठी लाल वस्त्रधारी महिला वास्तव में उत्तरी राजकुमार की दासी थी। क्या उत्तरी राजकुमार के महल की महिला दासियां इतनी साहसी हैं कि वे अपने स्वामी उत्तरी राजकुमार से इस तरह बात कर सकें? शियाओ वेन्याओ ने अपने शाही दरबार के दासों के बारे में सोचा। अगर कोई दास उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो उन्हें उसके कार्रवाई करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अन्य दास उस असभ्य दास को अधमरा कर देते। इस समय वांग किंगसी ने येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ की ओर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि राजकुमार को अभी भी वह बात याद है जो मैंने पहले कही थी कि बर्बर जनजाति के शाही दरबार में खूबसूरत महिलाएं हैं। जब लू चेन पहली बार उत्तरी शहर पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या उत्तरी शहर में कोई खूबसूरत महिलाएं हैं। उस समय वांग किंगसी ने उसे बताया कि बर्बर जनजाति के शाही दरबार में खूबसूरत महिलाएं हैं। उस समय वांग किंगसी 100 फूलों के टावर की टावर मास्टर और मिस्टी पवेलियन की संत थीं, जो प्रतिदिन भारी मात्रा में सूचनाओं से निपटती थीं। इसलिए उन्हें बर्बर जनजाति के शाही दरबार की कुछ समझ थी और वह जानती थीं कि स्काई वुल्फ किंग की पत्नी विशेष रूप से सुंदर थीं। आज उनसे मिलने पर वांग किंगसी भी येल नान्यान की सूरत देखकर दंग रह गईं और खुद को उनसे बिल्कुल अलग महसूस करने लगीं। येल नान्यान के व्यक्तित्व में जो परिपक्व आकर्षण था वह उनमें नहीं था और वह इस बात से भली भांति अवगत थीं कि लू चेन विशेष रूप से येल नान्यान और चू युकीन जैसी सुंदरता को पसंद करते थे। जब भी लू चेन के सामने चू युकीन का नाम आता वह इतना उत्तेजित हो जाता मानो उसे मुर्गे का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो और बेहद उग्र हो जाता। वांग किंगसी दीवार से नीचे कूदी, उनका हल्का शरीर सहजता से जमीन को छू गया। फिर वह लू चेन के पास पहुंची और उनके कान में फुसफुसाते हुए बोली, राजकुमार, क्या ब्रोकेड गार्ड को महान जू राजवंश के बारे में कोई खबर मिली है? हाल ही में महान जू राजवंश की ओर से कुछ हलचल हुई है। वांग किंगसी यहाँ केवल लू चेन से यूं ही बातचीत करने नहीं आई थी। वर्षा श्रवण मंडप की प्रमुख होने के नाते वह लू चेन के लिए विभिन्न राजवंशों और राष्ट्रों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार थी। उनके पास यहाँ आकर लू चेन के साथ महिलाओं के बारे में बातचीत करने का समय नहीं था। वांग किंगसी की बातों से चौंककर लू चेन एक पल के लिए रुक गया। वर्तमान में ब्रोकेड गार्ड के अधिकांश सदस्य महान जिया राजवंश के क्षेत्र में वितरित थे। अन्य राजवंशों में उनके कुछ ही सदस्य थे और वास्तव में उन्होंने महान जुए राजवंश से किसी भी असामान्य गतिविधि के बारे में नहीं सुना था। महान जुए राजवंश दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित उत्तरी शहर के निकट था। यद्यपि यह एक नवस्थापित राजवंश था और काफी गरीब और कमजोर था, फिर भी यह उत्तरी शहर का पड़ोसी था और लू चेन को उनकी गतिविधियों पर नजर रखना आवश्यक था। हाल ही में लू चेन उत्तरी शहर के मामलों में व्यस्त था और उसने महान जुए राजवंश पर लगभग ध्यान ही नहीं दिया था। अप्रत्याशित रूप से वर्षा श्रवण मंडप इतने कम समय में महान जुए राजवंश में घुसपैठ करने में सफल रहा, जो वांग किंगसी की उच्च दक्षता को दर्शाता है। फिर लू चेन ने पूछा, मैंने अभी तक ग्रेट जू राजवंश में कोई ब्रोकेड गार्ड नहीं भेजा है, उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे सीधे बताएं। वांग किंगसी ने उत्तर दिया, महान जुए राजवंश पिछले आधे महीने से लगातार सेना जुटा रहा है और अब उन्होंने ग्रेट शिया और उत्तरी शहर के बीच की सीमा पर 2 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये सुनकर लू चेन मुस्कुराया और फिर बोला, क्या महान जुए राजवंश को ये गलतफहमी है कि मैं उन पर हमला करना चाहता हूँ? लू चेन को विश्वास नहीं था कि महान जुए राजवंश इस समय ग्रेट शिया पर आक्रमण करेगा। बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना को उत्तरी शहर ने अभी अभी नष्ट किया था। नवस्थापित राजवंश होने के नाते महान जुए राजवंश ग्रेट शिया के विरुद्ध अचानक कोई कदम उठाने का साहस नहीं करेगा। महान जुए राजवंश की कार्रवाई संभवतः उत्तरी शहर के खिलाफ रक्षात्मक थी। उत्तर दिशा में इतनी विशाल आकृति के प्रकट होने पर उनका चिंतित न होना असंभव था।
ये केवल महान जुए राजवंश द्वारा 2 लाख सैनिकों की तैनाती का मामला नहीं था, स्वयं महान जिया के भीतर विभिन्न सामंतों ने भी उत्तरी शहर से सटे क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती की थी। उदाहरण के लिए क्यूई राजकुमार ने 1 महीने पहले ही यह सुनकर कि लू चेन द्वारा मुजिक्सुआन और अन्य लोगों को लेने के लिए भेजी गई 5000 भारी घुड़सवार सेना अनपिंग शहर से निकल चुकी है, तुरंत रातों रात अपने क्षेत्र से 50,000 सैनिकों को उत्तरी सीमा पर स्थानांतरित कर दिया था। अध्याय 158 अध्याय 158 अध्याय 138 प्रमुख राजवंशों में अशांति _3 अध्याय 158 अध्याय 138 प्रमुख राजवंशों में अशांति _3 अनुवादक 54,90,90,339 50,000 सैनिकों की सेना ने कोई हलचल नहीं की, बल्कि अनपिंग शहर के सामने ही खड़ी रही और नॉर्थ सिटी पर नजर रखती रही। स्पष्टतः 50,000 भारी घुड़सवारों की उपस्थिति ने सभी राजवंशों, विशेषकर उत्तरी शहर के आसपास की शक्तियों को भयभीत कर दिया था। उन्हें डर था कि लू चेन अचानक उन पर हमला करने के लिए सेना भेज देगा, इसलिए उन्होंने उत्तरी शहर की रक्षा के लिए उत्तर की ओर जल्दबाजी में सेना भेजी। ये देखकर कि लू चेन अविचलित प्रतीत हो रहा था, वांग किंगसी ने कहा, राजकुमार, मेरा मानना है कि ग्रेट जू की सेना की उत्तर की ओर की गतिविधियां केवल उत्तरी शहर के खिलाफ बचाव के बारे में नहीं है। ये सुनकर लू चेन दंग रह गया। उसके विचार में एक बार उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना तैनात हो जाने के बाद आसपास की कोई भी शक्ति उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। यदि दा युए राजवंश की सेनाओं का उत्तर की ओर बढ़ना उत्तरी शहर से बचाव के लिए नहीं था, तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? क्या वाकई उनका इरादा नॉर्थ सिटी पर हमला करने का था? इसके बाद लू चेन ने कहा, अपने विचार साझा करें। वांग किंगसी ने तुरंत कहा, मेरी जानकारी के अनुसार केवल ग्रेट जुए ही सेना नहीं भेज रहा है, अन्य प्रमुख राजवंश भी गुप्त रूप से ऐसा ही कर रहे हैं और वे सभी ग्रेट सुम के साथ सीमा के पास सेना तैनात कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दा युए राजवंश की सैन्य गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य उत्तरी शहर से बचाव करना नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रमुख राजवंशों ने कोई गुप्त समझौता कर लिया है और वे ग्रेट सुम के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। लू चेन गहरी सोच में डूब गया। वह ग्रेट सुम की सीमाओं के भीतर हो रही घटनाओं पर ध्यान दे रहा था और प्रमुख राजवंशों द्वारा सेना जुटाने की खबरों से लगभग अनभिज्ञ था। ये भी संभव है कि चूंकि वह आधे महीने के लिए उत्तरी क्षेत्र में गया था, इसलिए खुफिया रिपोर्टों का ढेर उसके अध्ययन कक्ष में लग गया हो। वैसे इस संदर्भ में कहें तो यह वर्षा श्रवण मंडप की सूचना एकत्र करने की क्षमता का एक अच्छा परीक्षण था। इस बिंदु पर वांग किंगसी ने आगे कहा, उत्तरी शहर से 50,000 भारी घुड़सवारों के प्रकट होने के बाद प्रमुख राजवंशों ने संभवतः यह मान लिया कि ये भारी घुड़सवार महामहिम के हैं। दरबार के मौजूदा भारी घुड़सवारों के साथ ग्रेट सुम के पास अब लगभग 80,000 भारी घुड़सवार हैं, जिससे संभवतः अन्य राजवंशों ने ये गलत धारणा बना ली कि महामहिम की महत्वाकांक्षाएं विस्तार की हैं। लू चेन ने कुछ देर सोचा और वांग किंगसी की बातों से सहमत हो गया। हालांकि ये 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक ग्रेट यू के बचे हुए सैनिक थे जिन्हें उसने सिस्टम के जरिए बुलाया था, लेकिन इन मामलों की जानकारी दूसरों को नहीं थी। अन्य राजवंशों ने देखा कि ग्रेट सुम के पास अब लगभग 80,000 भारी घुड़सवार सेना थी। ग्रेट सम द्वारा अचानक 50,000 भारी घुड़सवार सैनिकों को शामिल करना निश्चित रूप से किसी स्पष्ट बात का संकेत था। जब प्रमुख राजवंश लगभग बराबरी पर हों और उनमें से एक अचानक दूसरों की जानकारी के बिना अपनी सैन्य शक्ति को बड़े पैमाने पर मजबूत करना शुरू कर दे, तो वे केवल यही अनुमान लगा सकते हैं कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रमुख राजवंश मौन रूप से सबसे शक्तिशाली राजवंश को पहले समाप्त करने के बारे में सोचते थे। ये सोचकर लू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने वांग किंगसी से कहा, श्री वांग का खुफिया काम बहुत अच्छा रहा। भविष्य में भी इसी तरह अच्छा काम जारी रखें और प्रमुख राजवंशों की गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें। वांग किंगसी ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार। इस समय वांग किंगसी हल्के से उछली और सीधे आंगन की दीवार पर उतरी। राजकुमार, अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेती हूँ। लू चेन ने कहा, हम ठीक है। इसके बाद वांग किंगसी की आकृति तेजी से नजरों से ओझल हो गई। इसी क्षण लू चेन को होश आया और उसने येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ की ओर देखा। तब येल नान्यान ने न तो विनम्रता से और न ही अहंकार से कहा, राजकुमार, अगर अनुमति हो तो मैं अपने बर्बर कबीले के सैनिकों से मिलने जाना चाहूंगा। लू चेन ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ। लू चेन का इरादा येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ को उन बर्बर जनजाति के सैनिकों से मिलवाने का था, ताकि उन्हें पूरी तरह से शांत होने में मदद मिल सके और उनके मन में किसी भी प्रकार के अनुचित विचार न आए। अध्याय 159 अध्याय 159 अध्याय 139 क्रूर आकाश भेड़िया राजा और दयालु उत्तरी राजकुमार आए। अध्याय 159 अध्याय 139 क्रूर आकाश भेड़िया राजा और दयालु उत्तरी राजकुमार। अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ के साथ बर्बर जनजाति के कैदियों को रखने वाले शिविर में तुरंत पहुंच गया। बर्बर जनजाति के 1 लाख कैदी थे और उत्तरी शहर ने इन कैदियों के प्रबंधन के लिए काफी प्रयास किए थे। बर्बर कैदियों के शिविर में 10,000 भारी घुड़सवार सैनिक तैनात थे। इनके अलावा कैदियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार नियमित सैनिक भी थे। असल में नॉर्थ सिटी के एक सैनिक को 100 से अधिक बर्बर कैदियों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी, जिससे प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे नॉर्थ सिटी के सैनिकों पर काफी दबाव पड़ता था।
नॉर्थ सिटी के अधिकांश अधिकारियों और सैनिकों का मानना था कि इन बर्बर कैदियों को मारना ही सबसे सरल समाधान होगा। हालांकि इन बंदियों को रखना उत्तरी राजकुमार का आदेश था, इसलिए अधिकारियों और सैनिकों ने इस पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की। येव नान्यान और शियाओ वेन्याओ के रथ से उतरते ही मेहनत कर रहे बर्बर कैदियों ने उन्हें देखते ही हंगामा मचा दिया। राजकुमारी, राजकुमारी, देखो सब लोग, ये राजकुमारी है। ये क्या हो रहा है? राजकुमारी यान काउंटी में क्यों आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे कबीले का उत्तर के राजकुमार ने सफाया कर दिया हो और राजकुमारी को भी उसने बंदी बना लिया हो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजकुमारी तो बहुत बुद्धिमान है। जैसे ही उन्हें हमारी हार का पता चलता, वे राजमहल को तुरंत स्थानांतरित कर देती। उत्तरी राजकुमार को हमारे कबीले का सटीक स्थान इतनी आसानी से कैसे पता चल गया? वह व्यक्ति राजकुमारी नहीं हो सकती। बर्बर कैदियों को ये देखकर कि वे बर्बर जनजाति की राजकुमारी को रथ से उतरते देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, कैदियों की देखभाल कर रहे उत्तरी शहर के एक सैनिक ने व्यंग्य करते हुए कहा, शायद आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन आपकी राजकुमारी हमारे राजकुमार से शादी करने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है। वह अब हमारे राजकुमार की पत्नी है, और तो और जल्द ही तुम्हारी स्काई वुल्फ किंग जनजाति को उत्तरी शहर में फिर से बसाया जाएगा। ये केवल हमारे राजकुमार की दयालुता के कारण ही संभव है। अगर कोई और होता तो वह तुम सभी बर्बरों का बहुत पहले ही सफाया कर चुका होता। सिपाही की बातें सुनकर बर्बर कैदी स्तब्ध रह गए। उनकी राजकुमारी ने उत्तर के राजकुमार से शादी करने का फैसला कैसे किया? क्या वास्तव में उत्तर के राजकुमार ने उनके शाही दरबार का पता लगा लिया था? स्काई वुल्फ किंग जनजाति की राजकुमारी के बिना क्या स्काई वुल्फ किंग जनजाति का कोई भविष्य था? कुछ क्षणों के लिए बर्बर कैदियों के बीच का माहौल बेहद गंभीर हो गया और घटनास्थल का वातावरण अविश्वसनीय रूप से दमनकारी था। इसी समय राजकुमार के महल से एक रक्षक कैदियों के सामने आया और बोला, आकाश भेड़िया राजा जनजाति के लोग यहीं रुकें, उत्तर फ्रे राजा जनजाति के सभी लोग अब जा सकते हैं। इन 1 लाख बर्बर कैदियों में से कई उत्तरी फ्रे किंग जनजाति के सैनिक थे। गार्ड की बात सुनकर उत्तरी फ्रे किंग जनजाति के काफी कैदी मुड़कर चले गए और जल्द ही वहां केवल स्काई वुल्फ किंग जनजाति के लोग ही रह गए। अब तक येव नान्यान शांत कदमों से सैनिकों के पास पहुंच चुकी थी। राजकुमारी के साथ साथ आकाश भेड़िया राजा की पुत्री शियाओ वेन्याओ को देखकर सैनिकों को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि स्काई वुल्फ किंग जनजाति के शाही दरबार को वास्तव में उत्तरी राजकुमार ने ढूंढ लिया था, अन्यथा उनकी राजकुमारी और राजकुमारी एक साथ यहाँ नहीं होती। उसी क्षण बर्बर बंदी एक एक करके घुटने टेक कर बोले, राजकुमारी को नमस्कार। इस दृश्य को देखकर लू चेन कुछ भावुक हो गया और बर्बर कैदियों द्वारा येव नान्यान के प्रति रखे गए उच्च सम्मान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वास्तव में उसे पकड़ना सही निर्णय था। भले ही येव नान्यान खूबसूरत न होती, लेकिन 90 ग्रेड के सौंदर्य स्कोर के बिना भी उनके मजबूत राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें पकड़ना अनिवार्य रूप से पूरे स्काई वुल्फ किंग कबीले को नियंत्रित करने के बराबर था। बेशक ये कहना होगा कि वह भाग्यशाली था। येव नान्यान वास्तव में खूबसूरत थी, 90 अंकों से भी ऊपर, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि येव नान्यान अभी भी पवित्र थी, बिल्कुल उसके मनपसंद की। घुटनों के बल बैठे कैदियों को देखते हुए येव नान्यान के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ आईं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैं अब राजकुमारी नहीं रही। सब लोग उठो, तुम्हारी ही तरह मैं भी एक कैदी हूँ। येव नान्यान की बातें सुनने के बाद भी बर्बर बंदी नहीं उठे। इसी क्षण कैदियों में से एक ने ऊपर देखा और पूछा, राजकुमारी, क्या स्काई वुल्फ किंग जनजाति को वास्तव में उत्तरी राजकुमार ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है? येव नान्यान ने उत्तर दिया, उत्तरी राजकुमार दयालु हैं और उन्होंने स्काई वुल्फ किंग जनजाति को उत्तरी शहर में बसने की अनुमति दे दी है। आपके रिश्तेदार ग्रेट सुम के नागरिक के रूप में उत्तरी शहर में रहेंगे। एक तरह से अब से स्काई वुल्फ किंग जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। येव नान्यान के ऐसा कहने के बाद बर्बर कैदियों को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। क्या वे नॉर्थ सिटी पर उसकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए हमला नहीं कर रहे थे? अब जब उत्तरी राजकुमार ने उन्हें हरा दिया था तो उसने न केवल उनके शाही दरबार को नष्ट करने से परहेज किया, बल्कि उनके कबीले के लोगों को उत्तरी शहर में बसा दिया, उन्हें ग्रेट सुम का नागरिक बना दिया। तो फिर नॉर्थ सिटी पर उनके शुरुआती हमले का क्या मकसद था? उन्होंने न केवल कई जानें गंवाईं, बल्कि अब वे बंदी भी बन गए थे और उनका कबीला भी खत्म हो चुका था। अंततः एक पुनर्तः अर्थहीन युद्ध में 2 लाख पुरुषों का खून बहाया गया। इस समय बर्बर कैदी चुप थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। येव नान्यान ने धीरे से आह भरी और फिर आगे कहा, उत्तरी राजकुमार ने मुझे आप लोगों को ये बताने के लिए कहा है कि आप 10 वर्षों तक उत्तरी शहर में काम करेंगे। यदि आप में से कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उत्तरी राजकुमार आपको घर जाने की अनुमति देगा और शायद आपको अपना काम जल्दी पूरा करने का मौका भी देगा। श्रम समाप्त होने के बाद चाहे आप ग्रेट सम के नागरिक के रूप में नॉर्थ सिटी में रहना चुनें या खानाबदोश जीवन जारी रखने के लिए घास के मैदानों में लौट जाएं, यह निर्णय आपको ही लेना होगा। ये शब्द सुनकर बर्बर जनजाति के सभी कैदियों ने अपना सिर ऊपर उठाया और वे स्पष्ट रूप से नई ऊर्जा से भर उठे। तब एक सैनिक ने पूछा, राजकुमारी, क्या आप जो कह रही हैं वह सच है? क्या हम सचमुच अपने परिवारों से मिलने घर लौट सकते हैं? अध्याय 160, अध्याय 160, अध्याय 139 क्रूर आकाश भेड़िया राजा और दयालु उत्तरी राजकुमार _2 अध्याय 160, अध्याय 139 क्रूर आकाश भेड़िया राजा और दयालु उत्तरी राजकुमार _2 अनुवादक
54,96,90,339। येल नान्यान ने कहा, यहाँ आते समय मैंने उत्तरी राजकुमार से पूछा और उन्होंने कहा कि हर महीने वे आप में से 100 लोगों को अपने परिवार से मिलने के लिए घर लौटने का अवसर देंगे। हालांकि आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा, लेकिन उत्तरी राजकुमार आपके रिश्तेदारों को आपसे मिलने आने से नहीं रोकेंगे। ये शब्द सुनकर बर्बर जनजाति के बंदी बेहद उत्साहित हो गए। उन सभी ने सोचा था कि वे कभी भी उत्तरी शहर नहीं छोड़ पाएंगे और न ही अपने रिश्तेदारों से दोबारा मिल पाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उत्तरी राजकुमार उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने देने के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा होता तो शायद जल्द ही वे अपने रिश्तेदारों से मिल पाते। हालांकि बर्बर जनजाति के कुछ कैदियों को जल्द ही यह एहसास हो गया कि उनके साथ यह व्यवहार उनकी रानी के बलिदानों के कारण ही संभव हो रहा था। उसी क्षण एक बंदी ने पूछा, रानी येल, क्या यह वह शर्त है जो आपने उत्तरी राजकुमार से शादी करने के लिए सहमत होकर हासिल की थी? येल नान्यान जैसे ही जवाब देने वाली थी, उसने देखा कि बर्बर जनजाति के सभी कैदी उसे घूर रहे हैं और वह तुरंत चुप हो गई। वास्तव में इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि लू चेन की उपस्थिति में अब उसकी सौदेबाजी करने की कोई शक्ति नहीं थी। येल नान्यान की चुप्पी देखकर बर्बर जनजाति के बंधकों ने इसे उसकी स्वतः सहमति मान लिया। देखते ही देखते कैदियों के मन में येल नान्यान के प्रति और भी अधिक कृतज्ञता का भाव जागा और उनके दिलों में उनका स्थान एक और पायदान ऊपर उठ गया। तभी बर्बर जनजाति के एक अन्य बंदी ने अचानक पूछा, रानी येल, क्या इसका मतलब ये है कि आप और राजकुमारी दोनों उत्तरी राजकुमार से शादी करने वाली हैं? येल न्यान ने उत्तर दिया, हाँ। बंदी ने आगे कहा, तो क्या राजकुमारी उत्तर के राजकुमार की पत्नी बनेगी? अगर मैं उत्तर के राजकुमार को राजकुमारी की माँ के बारे में कुछ बताऊं तो क्या उसे पुण्य कर्म माना जाएगा? बंदी की बातें सुनकर जियाओ वेन्याओ एक पल के लिए चौंक गई, फिर तुरंत बोली, मेरी माँ के बारे में कुछ? क्या बात है? बंदी ने कहा, राजकुमारी को जवाब देते हुए, उस समय आपकी माँ को आकाश भेड़िया राजा ने जहर देकर मार डाला था और मेरे सहित उसके कई अनुयायी इस मामले से अवगत हैं। हालांकि आकाश भेड़िया राजा मर चुका था, लेकिन शियाओ वेन्याओ अभी भी जीवित थी और जल्द ही उत्तर राजकुमार की पत्नी बनने वाली थी। अगर उसे आकाश भेड़िया राजा के कुछ घिनौने कृत्यों के बारे में बताया जा सके और वह उससे नफरत करने लगे तो ये कुछ हद तक उत्तर राजकुमार की मदद करने जैसा होगा। आखिरकार उत्तरी राजकुमार शियाओ वेन्याओ के पिता का कट्टर शत्रु था। यदि शियाओ वेन्याओ के मन में आकाश भेड़िया राजा के प्रति कोई द्वेष नहीं होता तो यह उत्तरी राजकुमार के लिए अच्छा नहीं होता और शियाओ वेन्याओ शायद पूरे मन से उत्तरी राजकुमार के महल में शामिल न होती। लेकिन अगर जियाओ वेन्याओ को पता चलता कि उसकी मां को स्काई वुल्फ किंग ने मार डाला था तो बहुत संभव है कि वह उत्तरी राजकुमार के हाथों अपने पिता की मृत्यु की परवाह करना छोड़ देगी और उसके लिए पूरी तरह से उत्तरी राजकुमार के महल में शामिल होना बहुत आसान हो जाएगा। उसी क्षण बर्बर जनजाति के एक अन्य बंदी ने कहा, राजकुमारी, मुझे भी इस बात की जानकारी है और इससे भी बढ़कर मुझे पता है कि आपकी मां के खिलाफ इस्तेमाल किया गया जहर स्वयं आकाश भेड़िया राजा द्वारा दिया गया था। ये शब्द सुनते ही शियाओ वेन्याओ का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसने अपने चाचा से यह आशंका काफी समय से सुनी थी, लेकिन आखिरकार यह बिना सबूत के सिर्फ अटकलबाजी ही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पिता की मृत्यु के बाद उनके पूर्व अनुयायी गवाह के रूप में सामने आएंगे। उसकी मां को सचमुच उसके अपने पिता ने जहर देकर मार डाला था। ये सोचकर जियाओ वेन्याओ सिहर उठी। उसके पिता का हृदय इतना द्वेषपूर्ण था। दूसरी रानी पाने के लिए उसने उस पत्नी को जहर देने में जरा भी संकोच नहीं किया जो हमेशा उसके साथ रही थी। अगर उसकी मां ने उस समय उसके चाचा को पद छोड़ने के लिए राजी न किया होता तो शायद उसके पिता बर्बर जनजाति के राजा न बन पाते। फिर भी आकाश भेड़िया राजा बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले उसकी मां को जहर दिया। शुरू में जियाओ वेन्याओ को जियाओ होंगबो की मृत्यु पर थोड़ा दुख हुआ था, क्योंकि वह उसके जैविक पिता थे और वे खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे। लेकिन अपने पिता के पूर्व अधीनस्थों के खुलासे सुनने के बाद शियाओ होंगबो के प्रति उसके मन में बची खुची आत्मीयता भी मिट गई। उसे बस यही लगा कि शियाओ होंगबो को उत्तर राजकुमार द्वारा मार दिया जाना ही उचित था, जैसे उत्तर राजकुमार ने उसकी मां की मृत्यु का बदला ले लिया हो। इसी बीच लू चेन कुछ दूरी से पास आया। शियाओ वेन्याओ के आंसू जमीन पर बहते देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है छोटी राजकुमारी, क्या तुम अपने कबीले के योद्धाओं के दुख से दुखी हो? शियाओ वेन्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार अपने आंसू पोंछती रही। तभी येल नान्यान ने उसके बगल से कहा, राजकुमार, स्काई वुल्फ किंग के कुछ पूर्व अधीनस्थों ने अभी अभी याओ याओ के सामने कबूल किया है कि उन्होंने याओ याओ की मां को जहर देकर मार डाला था। येल नान्यान की बातें सुनकर लू चेन चौंक गया। उसने वू युआन द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी में इस मामले के बारे में पहले ही सुना था, लेकिन उसने इसे महज गपशप समझा था। आखिरकार इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शियाओ वेन्याओ को इतने दुखी मन से रोते हुए देखकर यह स्पष्ट है कि उसका अपनी मां के साथ बेहद करीबी रिश्ता रहा होगा। तो क्या उसने शियाओ वेन्याओ को उसकी मां की मौत का बदला लेने में मदद की? ये सोचते हुए लू चेन ने शियाओ वेन्याओ की लोकप्रियता पर एक नजर डाली और पाया कि यह वास्तव में काफी बढ़ गई थी, लगभग 80 तक पहुंच गई थी। उसी क्षण लू चेन को अचानक कुछ सूझा। फिर उसने बंदी बर्बर जनजाति के सदस्यों की ओर मुड़कर कहा, आकाश भेड़िया राजा ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पत्नी की जान तक नहीं बख्शी। उसने न केवल अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि तुम्हें उत्तरी शहर में लूटपाट और नरसंहार करने के लिए भी ले गया और इतने सारे पाप किए। चूंकि तुम में से कुछ लोग कभी आकाश भेड़िया राजा के अधीन थे, इसलिए तुम उसके किए गए कुकर्मों के बारे में और भी अधिक जानते होगे।
बशर्ते तुम आगे आकर उसके सभी अपराधों का खुलासा करो। मैं तुम्हें घर लौटने और अपने परिवारों से मिलने का मौका दूंगा। युद्ध समाप्त हो चुका था। कोई न कोई युद्ध अपराधी तो होना ही था जिस पर सारा दोष मढ़ा जा सके। इससे लू चेन को स्काई वुल्फ किंग के पूरे कबीले पर विजय प्राप्त करने में आसानी होगी। तब तक आकाश भेड़िया राजा के कबीले के लोग केवल यही सोचेंगे कि यह उनके राजा की गलती थी। उनके राजा ने अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पूरे कबीले को विनाश के कगार पर धकेल दिया था। स्काई वुल्फ किंग की तुलना में नॉर्थ प्रिंस ही वास्तव में उनके प्रति दयालु थे। नॉर्थ प्रिंस ने न केवल उन्हें मारने से परहेज किया बल्कि उन्हें खुद को सुधारने का मौका भी दिया और यहाँ तक कि उनके परिवारों को नॉर्थ सिटी में बसा दिया। समय बीतने के साथ साथ बर्बर जनजाति के इन सदस्यों की आकाश भेड़िया राजा के प्रति नफरत और भी बढ़ती चली गई। लू चेन ने मन ही मन सोचा कि चूंकि स्काई वुल्फ किंग पहले ही मर चुका है तो उसे आखिरी बार किसी उद्देश्य की पूर्ति करने का मौका दिया जाए। लू चेन ने जैसा अनुमान लगाया था उसके बोलते ही बर्बर जनजाति का एक कैदी खड़ा हो गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आकाश भेड़िया राजा लूटी हुई महान सुम महिलाओं को चुपके से कैद करके तंबू में यातनाएं देता था। उसने रानी से शादी करने का नाटक किया, उससे प्यार का दावा किया, लेकिन सच में वह केवल उसकी सुंदरता और उसकी शक्ति का लालच करता था। वह नीच था। कैदी की बातें सुनकर लू चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, मानो उसे लग रहा हो कि वह भी इसमें फंस गया है। क्या यह उसका वहम था? हालांकि चूंकि बंदी स्काई वुल्फ किंग के बारे में बात कर रहा था इसलिए लू चेन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक के आगे आने पर बाकी भी उसके पीछे पीछे आ गए। झट से एक और बर्बर कबीले का सिपाही खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूँ कि शियाओ हुंगबो ने हमारे कबीले का सरदार बनने के लिए अपने विरोधियों में से एक बुजुर्ग की गुप्त रूप से हत्या कर दी और यहाँ तक कि उसके आंतें पकाकर खा ली। शियाओ हुंगबो एक राक्षस है। मुझे पता है, मुझे भी पता है। कुछ समय तक बंदी बनाए गए बर्बर जनजाति के सदस्य एक एक करके खड़े होते रहे और शियाओ हुंगबो द्वारा किए गए अपराधों का खुलासा करते रहे। शुरू में उनके बयान विश्वसनीय लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे बोलते गए उनमें से कुछ ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। जैसे कि शियाओ हुंगबो को बच्चों को खाने में आनंद आता था, वह पुरुषों के साथ संबंध रखता था और यहाँ तक कि उसे मल खाने का भी शौक था। लू चेन यही चाहता था। आखिरकार स्काई वुल्फ किंग को उसके कबीले के लोग जितना अधिक तिरस्कृत करेंगे, बर्बर कबीले के कैदियों के लिए नॉर्थ सिटी के सामने आत्मसमर्पण करना उतना ही आसान होगा। जब उसे लगा कि यह सही समय है तो लू चेन ने किन युशान की ओर मुड़कर कहा, कमांडर किन, बाद में किसी से स्काई वुल्फ किंग शियाओ हुंगबो के सभी अपराधों की सूची बनवाएं और फिर एक घोषणा जारी करवाएं जिसे उत्तरी शहर के सभी शहरों में वितरित किया जाए। किन युशान ने तुरंत कहा, जी हाँ राजकुमार। ये कहते हुए लू चेन ने येल्व नान्यान की ओर देखा और कहा, महारानी येल्व, अब इतना काफी होना चाहिए, हम वापस जा सकते हैं। येल्व नान्यान ने उपस्थित बर्बर जनजाति के कैदियों पर एक नजर डाली, फिर स्तब्ध पड़े शियाओ वेन्याओ की ओर देखा और धीरे से आह भरते हुए कहा, जी राजकुमार। कुछ ही देर बाद वे राजकुमार के महल में लौट आए। येल्व नान्यान राजकुमार के महल में लौटने के बाद अपने कमरे में लकड़ी के स्टूल पर बैठी खिड़की से आंगन को निहारती हुई विचारों में डूबी हुई थी। तभी आंगन के बाहर से राजकुमार के महल की एक नौकरानी की आवाज सुनाई दी, राजकुमार को मेरा प्रणाम। नौकरानी की आवाज सुनकर येल्व नान्यान एक पल के लिए चौंक गई, फिर झट से खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही लू चेन ने दरवाजा धकेलकर कमरे में प्रवेश किया। अध्याय 161, अध्याय 161, अध्याय 140, क्या मैं अब से तुम्हें नन्यान कहकर बुलाऊं? अध्याय 161, अध्याय 140, क्या मैं अब से तुम्हें नन्यान कहकर पुकारूं? अनुवादक 54,96,90,339। उत्तरी भूमि छोड़ने के बाद से लू चेन लगातार अपनी भावनाओं को दबाता रहा था। बर्बर जनजाति के बंदी शिविर में जाते समय भी उसने अपनी भावनाओं को दबा रखा था, लेकिन अंत में वह और अधिक समय तक खुद को नहीं दबा सका। यह ऐसा था जैसे किसी बच्चे के सामने मिठाई रख दी जाए, उसे देखने की अनुमति दी जाए लेकिन चखने की नहीं। इसे कौन सहन कर सकता है? लू चेन जैसे ही राजकुमार के महल में लौटा, उसने सबसे पहले येल्व नान्यान के कमरे की ओर रुख किया। जब येल्व नान्यान ने लू चेन को अपने कमरे में प्रवेश करते देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने देखा कि लू चेन ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया है। येल्व नान्यान तुरंत घबरा गई। ये युवक क्या करने वाला था? क्या वह उसके कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देगा? इस समय लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, रानी येल्व को डरने की जरूरत नहीं है। ये राजकुमार आपसे कुछ मामलों के बारे में पूछने आया है। ये सुनकर येल्व नान्यान असमंजस में मन ही मन सोचने लगी, आखिर ये मामला क्या है? उसी क्षण लू चेन कमरे के अंदर मेज पर बैठ गया। इसके बाद येल्व नान्यान ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि राजकुमार किस बारे में पूछताछ करना चाहते हैं? लू चेन ने गरिमा में और शालीन येल्व नान्यान की ओर एक नजर डाली और कहा, कृपया पहले बैठ जाइए महारानी येल्व। येल्व नान्यान के पास बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब कमरे में सिर्फ वे दोनों ही थे और येल्व नान्यान को माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था, खासकर उनके इतने करीब बैठे होने की वजह से। हालांकि येल्व नान्यान ने सोचा कि लू चेन बहुत शक्तिशाली तो था, लेकिन वह सिर्फ 16 या 17 साल का लड़का था। वह उससे उम्र में 10 साल से भी ज्यादा बड़ी थी। डरने की क्या बात थी? इसके अलावा लू चेन के हावभाव से ऐसा प्रतीत होता था कि वह वास्तव में उससे कुछ बात करना चाहता था, और वैसे भी अभी दिन का उजाला था। आखिरकार वह एक राजकुमार था, इसलिए ये संभावना कम ही थी कि वह कुछ अनुचित करेगा।
इस विचार से येल नान्यान का मन तुरंत शांत हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि राजकुमार मुझसे क्या चाहते हैं? लू चेन ने सीधे पूछा। मैंने देखा कि रानी येल्व की शक्ल सूरत ग्रेट शिया की महिलाओं से काफी मिलती जुलती है। क्या आप मूल रूप से ग्रेट शिया की ही हैं? ये सवाल सुनकर येल नान्यान अचंभित रह गईं और लू चेन के सवाल ने उन्हें अपनी माँ की याद दिला दी। येल नान्यान कुछ देर तक चुप रही, जबकि लू चेन उसकी आंखों को देखती रही और पूछा, क्या हुआ? येल नान्यान को होश आया और उसने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, मैं बस अचानक से घबरा गई थी। जी हाँ, मेरी माँ ग्रेट शिया की रहने वाली थी। जब बर्बर जनजाति दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने मेरी माँ को बंदी बना लिया और अपने कबीले में ले गए, जहाँ उन्होंने मुझे जन्म दिया। मैं अपनी माँ से मिलती जुलती हूँ, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राजकुमार को मुझमें और ग्रेट शिया की महिलाओं में समानताएं नजर आती हैं। लू चेन ने जवाब दिया, मैं समझ गया। मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे ऐसी कहानी है। मुझे लगा कि रानी येल ग्रेट जिया की महिलाओं से काफी मिलती जुलती थी। जैसे ही लू चेन कुछ और कहने ही वाला था, येल नान्यान बोल पड़ी, राजकुमार, मैंने स्काई वुल्फ किंग जनजाति छोड़ दी है और अब मैं स्काई वुल्फ किंग की पत्नी नहीं हूँ। आपको मुझे अब रानी येल्व कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम ही काफी है। अब वे उत्तरी राजकुमार के महल में थे, जहाँ केवल एक ही आधिकारिक पत्नी हो सकती थी। यदि उत्तरी राजकुमार उसे रानी कहकर पुकारता रहा तो इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। येल नान्यान इन मामलों में स्पष्ट सोच रखती थी। अगर उसे उत्तरी राजकुमार के महल में जीवित रहना था तो वह वैध पत्नी मुजिक्सुआन को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। अगर लू चेन उसे रानी कहकर संबोधित करता रहता और उसकी वैध पत्नी मुजिक्सुआन को ये पता चल जाता तो कौन जाने वह क्या सोचती। वह शायद येल नान्यान पर कृपा पाने की कोशिश करने का संदेह करती। यह उसके लिए या शियाओ वेन्याओ के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि येल नान्यान कभी ग्रेट जिया में नहीं रही थी, लेकिन अपनी माँ से प्रभावित होकर वह इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थी। येल नान्यान की बात सुनकर लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, अब से मैं तुम्हें नान्यान कहकर बुलाऊंगा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूछा, नान्यान, बर्बर जनजाति में तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हें जन्म देने के बाद जीवन बहुत कठिन रहा होगा, है ना? आखिरकार ग्रेट शिया की एक महिला होने के नाते बर्बर जनजाति द्वारा बंदी बनाए जाने पर जीवन कठिन रहा होगा। लू चेन का सवाल सुनकर येल नान्यान एक बार फिर अपनी यादों में खो गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मेरी माँ को कबीले के मुखिया ने गुलाम की तरह रखा था। उनसे रोजाना सेवा करवाई जाती थी। वह अक्सर उन्हें पीटती थी और अंततः अपमान सहन न कर पाने के कारण जब मैं 10 साल की थी तब उन्होंने खुद को पानी में डुबोकर आत्महत्या कर ली। इस बारे में बात करते हुए येल नान्यान का चेहरा उदास हो गया और वह बेहद दुखी दिखाई दिए। ये देखकर लू चेन ने आगे बढ़कर सीधे येल नान्यान का हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, मृतकों को वापस जीवित नहीं किया जा सकता, अब और शोक मत करो। जब लू चेन ने अचानक येल नान्यान का हाथ पकड़ा तो उसका परिपक्व शरीर अनायास ही कांप उठा, लेकिन लू चेन ने कोई और हरकत नहीं की और उसने इसे दिल पर नहीं लिया, यह मानते हुए कि यह उसकी ओर से सिर्फ एक सहज इशारा था। लू चेन ने आगे कहा, नान्यान, दरअसल मैं तुमसे काफी मिलती जुलती हूँ क्योंकि मैंने भी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। ये कहते ही लू चेन का स्वर कुछ गंभीर और उदास हो गया। लू चेन की बातें सुनकर येल नान्यान अचंभित रह गई। उसने लू चेन को देखा और न जाने क्यों उसे इस युवक को सांत्वना देने, उसे इतना दुखी न होने के लिए कहने की एक अजीब सी इच्छा हुई। शायद इसलिए कि लू चेन उससे 1 दशक से भी अधिक छोटी थी और यह जानती थी कि माँ के बिना जीवन कितना दर्दनाक हो सकता है। इस भावना को उसके मन में उत्पन्न किया। लू चेन को राजकुमार के रूप में सोचते हुए येल नान्यान को एहसास हुआ कि अपनी माँ को खोने के बाद शाही महल में उनके दिन भी कठिन रहे होंगे। तब येल नान्यान ने कहा, राजकुमार, ज्यादा दुखी मत हो। तुम्हारी माँ नॉर्थ सिटी में तुम्हारी उपलब्धियों को जानकर निश्चित रूप से तुम्हारे लिए खुश होंगी। अध्याय 162। अध्याय 140। क्या मैं अब से तुम्हें नन्यान कहकर बुलाऊं? अध्याय 140। क्या मैं अब से तुम्हें नन्यान कहकर बुलाऊं? अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन ने आह भरी और कहा, काश मेरी माँ को मेरी मौजूदा स्थिति के बारे में पता होता। बोलते बोलते लू चेन ने धीरे से येल नान्यान के कोमल हाथ को छुआ और आगे कहा, हालांकि घास के मैदान में मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से बेहतर है और मुझे भोजन और वस्त्र की चिंता नहीं करनी पड़ती, फिर भी बचपन से ही मुझे दूसरों ने तिरस्कार किया है क्योंकि मेरी माँ नहीं थी। यहाँ तक कि शाही महल में भी कुछ दासियां और दासियां मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करती थीं। मेरी स्थिति तो कुछ नाजायज औलादों से भी बदतर थी। लू चेन की बातें सुनकर येल नान्यान के हृदय में सहानुभूति और कोमलता की एक नई लहर दौड़ गई। वह उसकी कही हुई बातों को समझ सकती थी। अपनी माँ को खोने के बाद उसे भी अपने ही कबीले के सदस्यों द्वारा अपमानित किया गया था। अगर उसने दूसरों की पीठ पीछे छुपकर मार्शल आर्ट का अभ्यास न किया होता तो शायद वह एक महिला गुलाम बन जाती जिसे बर्बर लोग दिन रात प्रताड़ित करते। किसी कारणवश येल नान्यान को उस क्षण उस युवक को अपनी बाहों में लेने और उसे कुछ सांत्वना देने की तीव्र इच्छा हुई। लू चेन मात्र 16 या 17 वर्ष की आयु में एक कुख्यात निकम्मे व्यक्ति से मार्शल आर्ट के धुरंधर बन गए। ये सफर निश्चित रूप से बेहद कठिन और श्रमसाध्य रहा होगा। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखने पर येल नान्यान को एहसास हुआ कि वह और लू चेन वास्तव में बहुत समान थे। उसने भी कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और कई वर्षों तक बर्बर जनजाति के बीच छुपकर रही। अंततः आकाश भेड़िया राजा से विवाह करने के बाद उसने उसके हाथों से सत्ता प्राप्त की और अपने भाग्य को पलटकर स्वयं एक शासक बन गई। लू चेन भी ऐसा ही था,
इतने वर्षों तक राजधानी में छुपकर रहने के बाद वह उत्तरी शहर पहुंचा और अंततः एक ऐसा जागीरदार बन गया जिसे चारों ओर से सम्मान प्राप्त था, और इस तरह उसने अपनी वर्तमान स्थिति और शक्ति हासिल की। हालांकि दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि अंततः वह लू चेन से हार गई और इस युवक की बंदी बन गई। इस समय येल नानयान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह वास्तव में लू चेन द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई थी। तभी लू चेन ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, नानयान, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? तुम्हें देखकर मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। येल नानयान ने उत्तर दिया, मैं अब राजकुमार का बंदी हूँ। राजकुमार जो चाहे कर सकता है। अपने दिल की गहराइयों में येल नानयान भी अपने सामने खड़े युवक को दिलासा देना चाहती थी। आखिर वह भी उन्हीं की तरह पीड़ा झेल रहा था। फिर बिना किसी झिझक के लू चेन ने येल नानयान को अपनी बाहों में भर लिया। उसका शरीर गर्म और कोमल था, जिससे उसे गले लगाना बहुत आरामदायक था। हालांकि उस समय कुर्सी पर बैठने की स्थिति बहुत आरामदायक नहीं थी, जिससे उनके पैरों पर कुछ दबाव पड़ रहा था। जब लू चेन ने येल नानयान को गले लगाया तो उसे एक अनोखी मर्दाना खुशबू का एहसास हुआ जो उसके लिए नई थी। कई वर्षों में पहली बार उसे ऐसी खुशबू का अनुभव हुआ था और वह पहली बार किसी पुरुष के इतने करीब आई थी। पूर्व स्काई वुल्फ किंग के साथ भी उसका इतना घनिष्ठ संपर्क कभी नहीं रहा था। जब उसने स्काई वुल्फ किंग से शादी की तब वह पहले से ही गंभीर रूप से बीमार था, महज एक मरीज था। वह ज्यादा से ज्यादा उसकी देखभाल करने वाली थी, कभी भी उसके इतने करीब नहीं थी जितनी अब थी। इसके अलावा पुरुषों से आने वाली गंधें उसे ज्यादातर मौत और पसीने की ही लगती थीं। लू चेन से आने वाली खुशबू असामान्य थी। ये किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं थी। राजकुमार के महल में रहने के दौरान उसने उत्तरी राजकुमार के महल में उत्पादित इत्र का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए वह तुरंत बता सकती थी कि यह इत्र है या नहीं। लू चेन से आ रही सुगंध उसकी स्वाभाविक शारीरिक सुगंध प्रतीत हो रही थी। किसी कारणवश उसे सूंघते ही येल नानयान का शरीर गर्म और बेचैन हो गया। इसी क्षण लू चेन ने येल नानयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, नानयान, तुम्हारा शरीर सचमुच कोमल है। ये शब्द सुनकर येल नानयान चौंक गई और फिर उसके कान पर गर्म हवा का झोंका लगा, जिससे वह बुरी तरह जलने लगा। उसके गालों से लेकर उसकी गोरी गर्दन तक एक हल्की सी लाली फैल गई, जिससे वह और भी अधिक मनमोहक और आकर्षक लगने लगी। लू चेन ने येल नानयान को ड्रैगन और फीनिक्स चाय नहीं दी थी। ये प्रतिक्रिया पूरी तरह से उसकी अपनी थी। अपने भीतर आए बदलाव को महसूस करते हुए येल नानयान ने तुरंत कहा, राजकुमार, क्या अब इतना काफी नहीं होना चाहिए था? लू चेन ने कहा, थोड़ी देर और रुकते हैं। तुम्हारा आलिंगन इतना गर्मजोशी भरा है, यह मुझे मेरे एक बड़े बुजुर्ग की याद दिलाता है। लू चेन से यह सुनकर येल नानयान चौंक गई। उसे लगा कि लू चेन चू युए के बारे में बात कर रहा है। उसे यह एहसास नहीं था कि वह वास्तव में चू युकीन का जिक्र कर रहा था। येल नानयान ने मन ही मन सोचा कि उत्तरी राजकुमार तो केवल 16 या 17 वर्ष का बच्चा है और उसे इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इस विचार के साथ येल नानयान ने आगे कोई हरकत नहीं की और लू चेन को उसे पकड़े रहने दिया। इस समय येल नानयान के शरीर की सुगंध से महकते हुए लू चेन को लगा जैसे वह अपना आपा खो बैठा हो। हालांकि वह आत्मसंयम रखने वाला एक ग्रैंड मास्टर था, फिर भी इतनी परिपक्व और सुरुचिपूर्ण महिला के सामने लू चेन के लिए कुछ विचारों को दबाना मुश्किल हो गया। लू चेन ने येल नानयान के कान में फुसफुसाते हुए कहा, नानयान, मैंने सुना है कि जब तुमने पूर्व स्काई वुल्फ किंग से शादी की थी तब वह पहले से ही बीमार थे और तुमने शादी को पूरा नहीं किया था। क्या ये सच है? लू चेन की सांसों को महसूस करते हुए ये सवाल सुनकर येल नानयान थोड़ी घबरा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि येल नानयान ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और जवाब दिया, हाँ, मैं अभी भी सुरक्षित हूँ। लू चेन ने धीमी कर्कश आवाज में पूछा, तुमने दशकों से किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है, क्या तुम्हें पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है? येल नानयान ने उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है, इसलिए मैं अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकती हूँ। पुरुषों में मेरी रुचि बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। लू चेन ने येल नानयान के कान के पास जाकर पूछा, क्या ऐसा है? तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा शरीर गर्म होता जा रहा है और मुझे लगभग प्रज्वलित कर रहा है? लू चेन की बातें सुनकर येल नानयान शर्म से भर उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। स्पष्ट रूप से 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसका कामुक इच्छाओं पर मजबूत नियंत्रण था, लेकिन उत्तरी राजकुमार इस युवक के सामने वह खुद को बिल्कुल भी शांत नहीं रख सकी। येल नानयान ने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति को समायोजित किया और खुद को शांत करने की दोबारा कोशिश की। येल नानयान ने ड्रैगन और फीनिक्स चाय नहीं पी थी, इसलिए लू चेन के आलिंगन में भी वह अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर पा रही थी। हालांकि कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे इसका कोई फायदा नहीं दिखा। वह लगातार बेचैन महसूस कर रही थी। अचानक येल नानयान को पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी खुलीं, जिनसे एक मोहक रोशनी निकल रही थी। येल नानयान मूर्ख नहीं थी। इस समय तक वह ये कैसे नहीं समझ सकती थी कि लू चेन आज उससे मिलने क्यों आया था। हालांकि येल नानयान ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह अब उत्तरी राजकुमार की बंदी थी और अंततः उसकी दासी बनने वाली थी। ये सोचकर कि वह अपने से 10 साल से भी अधिक छोटे इस युवक की दासी बनेगी, येल नानयान को अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। इस समय लू चेन को स्टूल पर बैठना अपने चलने फिरने के लिए बहुत ही सीमित लगा, इसलिए उसने पहल करते हुए येल नानयान की पतली कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और खड़ा हो गया। लू चेन की अचानक की हरकत से येल नानयान का कोमल शरीर कांप उठा।
उसने जल्दी से खुद को संभाला और खड़ी हो गई। इसके बाद लू चेन ने येल नानयान की आंखों में देखा और पाया कि वे कुछ धुंधली सी लग रही थीं, जिससे वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। येल नानयान के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी और चूंकि उसने ड्रैगन और फीनिक्स चाय नहीं पी थी, इसलिए उसका इतनी जल्दी ऐसी अवस्था में पहुंच जाना वास्तव में उनकी उम्मीदों से परे था। लू चेन की जलती निगाहों से येल नानयान के गाल और भी लाल हो गए। अब जब वे खड़े हो गए और उनके शरीर एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे, येल नानयान लू चेन के जोश को महसूस कर सकती थी और वह क्या करने वाला था यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था। ये सोचकर कि अभी दिन का समय है और राजकुमार के महल के लोग उन्हें देख सकते हैं, येल नानयान शर्म और आक्रोश से भर गया। फिर लू चेन ने धीरे से पूछा, नानयान, क्या तुम मेरी पत्नी बनने को तैयार हो? लू चेन की सीधी निगाहों में खोई हुई येल नानयान को अचानक महसूस हुआ कि उसकी आवाज में एक विशेष मोहक शक्ति है, जिससे उसका सिर चकराने लगा, लगभग अस्थिरता की स्थिति तक पहुंच गया। हालांकि वह 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट थी। शर्म से लाल होते चेहरे के साथ येल नानयान ने कहा, राजकुमार, मैं अब आपकी बंदी हूँ, आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। येल नानयान के कोमल और गर्म शरीर को गले लगाते हुए, उसकी अद्वितीय सुंदरता की प्रशंसा करते हुए और उसकी मोहक गोरी और लालिमालिय त्वचा को निहारते हुए लू चेन को लगा कि उसका धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। वह आगे झुका, येल नानयान के होठों को चूमा और फिर उसके शरीर को थामे हुए बिस्तर की ओर चलने लगा। अध्याय 163। अध्याय 141। वह आदमी सचमुच बहुत डरावना है। एक अध्याय 141। वह आदमी सचमुच बहुत डरावना है। एक अनुवादक 54,96,90,339। बर्बर जनजाति के शिविर से लौटने के बाद, जहां उसे बंदी बनाकर रखा गया था, जियाओ वेन्याओ राजकुमार के महल में अपने कमरे में बिना हिले डुले बिस्तर पर बेजान पड़ी रही। अब उसकी दुनिया पूरी तरह से रंगहीन प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एकरंगी था और उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके पिता अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पत्नी को भी जहर देने की हद तक चले जाएंगे। उसकी माँ बचपन से ही उसके साथ पली बड़ी थी। अगर कोई साधारण महिला होती तो बात अलग होती, लेकिन वे साथ पले बड़े और आपसी सहमति से पति पत्नी बने। तार्किक रूप से उनका स्नेह गहरा होना चाहिए था और अतीत में वह ऐसा ही मानती थी। हालांकि ये सब महज उसकी कोरी कल्पना थी। उसी क्षण एक धीमी सी आवाज शियाओ वेन्याओ के कानों तक पहुंची, जो धीरे धीरे तेज होती गई और वह अपनी भ्रमित अवस्था से उबरने लगी। खिड़की से आती हुई आवाज सुनकर शियाओ वेन्याओ स्तब्ध रह गई। वह कैसी आवाज थी? कुछ ही समय बाद जियाओ वेन्याओ को एहसास हुआ कि उसने एक खास तंबू के अंदर ऐसी आवाज एक से अधिक बार सुनी थी। जब भी उसके पिता किसी महान सुम महिला को एक विशेष तंबू में ले जाते थे तो अंदर से इसी तरह की आवाजें आती थीं। हालांकि वह अभी भी कुंवारी थी, लेकिन वह समझ जाती थी कि ऐसी आवाजों का कारण क्या है। शियाओ वेन्याओ ने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनने लगी। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये आवाजें येल नानयान कर रहा था और आवाजें बगल वाले कमरे से आ रही थीं। जियाओ वेन्याओ तुरंत स्तब्ध रह गई। अगर ये आवाजें येल नानयान ने की थीं, तो क्या इसका मतलब ये था कि लू चेन अगले कमरे में येल नानयान को यातना दे रहा था? ये सोचकर शियाओ वेन्याओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ऐसी चीजों का अनुभव नहीं किया था और वह उनसे परिचित नहीं थी। वह केवल इतना जानती थी कि जब पुरुषों द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो वे इस तरह की आवाजें निकालती हैं। आखिरकार ये पहली या दूसरी बार नहीं था जब उसने ऐसी आवाजें सुनी थीं। यह उसका अपने अवलोकन के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष था, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी समझ अपर्याप्त थी। जियाओ वेन्याओ को अभी भी लगता था कि येल नानयान दर्द के कारण ऐसी आवाजें निकाल रही थी। शियाओ वेन्याओ के विचार में, यदि कोई व्यक्ति घायल नहीं है, दर्द में नहीं है, तो वह क्यों चिल्लाएगा? ये तो स्वाभाविक था कि केवल घायल और दर्द से व्याकुल व्यक्ति ही इस तरह की दर्दनाक चीखें मारेगा। येल नानयान की तरह उत्तरी राजकुमार द्वारा उसे भी प्रताड़ित किए जाने की संभावना के बारे में सोचते हुए शियाओ वेन्याओ का कोमल शरीर अनायास ही कांप उठा। हालांकि उसी क्षण जियाओ वेन्याओ ने भव्य रूप से सजाए गए कमरे पर एक नजर डाली और महसूस किया कि उत्तरी राजकुमार के महल में प्रवेश करने के बाद शायद उसे अब पहले की तरह नहीं रहना पड़ेगा और न ही उसे गंदे बूढ़े उत्तरी राजकुमार के हाथों पकड़े जाने की चिंता करनी पड़ेगी। भले ही उसे उत्तरी राजकुमार द्वारा प्रताड़ित किया जाए, फिर भी यह उत्तरी प्री जनजाति में उत्तरी फ्रे राजा की महिला दासी के रूप में सेवा करने से बेहतर था। इसके अलावा जियाओ वेन्याओ को याद आया कि उसने उत्तरी राजकुमार की दासी वांग किंगसी को आंगन की दीवार पर निडरता से बैठे हुए और उत्तरी राजकुमार से बात करते हुए देखा था। इससे पता चलता है कि उत्तरी राजकुमार के महल में महिला दासियों को भी कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनके बर्बर कबीले की दासियों के विपरीत, जिन्हें बोलते और चलते समय भी अपना सिर झुकाए रखना पड़ता था। इस विचार से जियाओ वेन्याओ को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। अगर उसे उत्तरी राजकुमार द्वारा प्रताड़ित किया जाना था तो ऐसा ही सही, क्योंकि महिलाएं हमेशा पुरुषों द्वारा यातना की शिकार होती रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां अपने पिता के तंबू में हुई थी। इस समय तक जियाओ वेन्याओ ने अपने संभावित भाग्य को स्वीकार कर लिया था। वह अपने बिस्तर पर लेटी रही और कमरे की छत की कड़ियों को खाली निगाहों से घूरती रही। अनिश्चित समय बीतने के बाद भी बगल वाले कमरे से आवाजें आती रहीं, जो पहले से अधिक तीव्र होती जा रही थीं। जियाओ वेन्याओ सोचने लगी कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये आवाजें दर्द की नहीं हैं। अगर उसे चोटें लगी होती तो वह दर्द से चीख सकती थी,
लेकिन कभी भी ऐसी मधुर चीखें नहीं निकालती। ये आवाजें तो आनंद और खुशी की आवाजों जैसी लगती थीं। जियाओ वेन्याओ बिस्तर से उठ बैठी। वह बगल के कमरे में जाकर देखना चाहती थी कि वास्तव में क्या हो रहा है, ये देखने के लिए कि उत्तरी राजकुमार येल नान्यान को कैसे यातना दे रहा है। जियाओ वेन्याओ के मन में येल नान्यान के प्रति कुछ द्वेष था। उसके मन में यह विचार था कि यदि येल नान्यान न होती तो शायद उसके पिता ने उससे शादी करने के लिए उसकी मां की हत्या न की होती और उत्तरी शहर पर हमला न किया होता। येल नान्यान की चीखें सुनकर शियाओ वेन्याओ को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि येल नान्यान इसके लायक थी, उत्तर राजकुमार की यातना की हकदार थी। वह खुद देखना चाहती थी कि उत्तर राजकुमार के हाथों येल नान्यान का क्या हाल हुआ है, ताकि उसके दिल में बसी नफरत शांत हो सके। ये सोचकर जियाओ वेन्याओ चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली और फिर बगल वाले कमरे के बाहर चली गई। उसी क्षण जियाओ वेन्याओ ये देखकर चौंक गई कि बगल वाले कमरे की खिड़की पूरी तरह से खुली हुई थी, बिल्कुल भी बंद नहीं थी। इसे एक अवसर समझते हुए जियाओ वेन्याओ तुरंत नीचे झुक गई और खिड़की के पास जाकर चुपके से कमरे में झांकने लगी। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर शियाओ वेन्याओ बहुत प्रभावित हुई। कुछ देर के लिए जियाओ वेन्याओ का दिमाग सुन्न हो गया। कुछ देर बाद ही उसे होश आया। पकड़े जाने के डर से वह जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। अपने कमरे में वापस आने के बाद भी शियाओ वेन्याओ अभी तक शांत नहीं हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो क्या यही वह तरीका था जिससे उत्तरी राजकुमार येल नान्यान को यातना देता था? कितना भयानक! खुद ऐसी चीजों का सामना करने के ख्याल से ही शियाओ वेन्याओ पूरी तरह से कमजोर महसूस करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया और तारे तथा एक धुंधला चंद्रमा दिखाई देने लगा। इसी बीच चू किंगली भीतरी आंगन में गश्त लगा रही थी। वह गश्त के कर्तव्यों से भली भांति परिचित हो चुकी थी। हर गश्त के बाद वह तुरंत अपनी बहन को ढूंढ लेती थी, ताकि उसकी बहन और लू चेन अकेले न रह सकें। अध्याय 164 अध्याय 164 अध्याय 141 वह आदमी सचमुच बहुत डरावना है। 2 अध्याय 164 अध्याय 141 वह आदमी सचमुच बहुत डरावना है। 2 अनुवादक 54,96,90,339। उसकी राय में उत्तरी राजकुमार निश्चित रूप से उसकी बहन के प्रति अनुचित इरादे रखता था, जिसे वह उसकी बहन को देखने के तरीके से समझ सकती थी। इसलिए उसके लिए ये जानना सबसे अच्छा होगा कि उसकी बहन हर समय कहाँ है, वह क्या कर रही है और क्या वह उत्तरी राजकुमार के साथ अकेली है। वांग किंगसी के आंगन से गुजरने के बाद चू किंगली ने फूलों से भरे बेर के आंगन पर एक नजर डाली और तुरंत उसे कुछ समय पहले लू चेन द्वारा वांग किंगसी के कमरे में किए गए बुरे कामों के दौरान मचाए गए हंगामे की याद आ गई। चू किंगली का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अनजाने में ही गाली देते हुए कहा, कितना क्रूर जानवर है। उसके शब्द समाप्त होते ही चू किंगली अपनी गश्त जारी रखने के लिए सामने के आंगन की ओर चलती रही। हालांकि उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसे आंगन के अंदर से एक महिला की आवाज सुनाई दी। चू क्विंगली अचंभित रह गया। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में इतने लंबे समय से रहने के कारण वह निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकती थी कि क्या हो रहा है। चू किंगली ने आंगन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर से खुद से बुदबुदाई, सचमुच एक जानवर है। चू किंगली जानती थी कि उत्तरी राजकुमार बर्बर जनजाति से 2 सुंदरियों को वापस लाया था और उन्हें इस प्रांगण में कैद कर रखा गया था। उसकी बहन ने भी उसे इन दोनों बर्बर सुंदरियों से सावधान रहने की चेतावनी दी थी, क्योंकि दोनों ही मार्शल आर्टिस्ट थीं और उनमें युद्ध कौशल था। येल नान्यान की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर चू किंगली ने मन ही मन सोचा कि उसकी बहन जरूरत से ज्यादा सोच रही है। उस दरिंदे लू चेन के आसपास 9वीं श्रेणी की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर ग्रैंडमास्टर रैंक की महिलाएं राजकुमार के महल में भी आ जाएं, तो वे उसकी कठपुतली बनकर रह जाएंगी। उनके पास कोई उपद्रव करने की न तो ऊर्जा होगी और न ही अवसर। इसके बाद चू किंगली ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और किसी भी तरह की अभद्र भाषा सुनने से बचने के लिए तुरंत आंगन के बाहर से चली गई। गोधूली बेला में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में तारे दिखाई देने लगे थे और चंद्रमा की धुंधली आकृति भी उभर रही थी। शाम के आसमान की लालिमा से सबकी त्वचा कांस्य रंग की दिख रही थी। चू किंगली ने एक बार फिर उस आंगन में गश्त लगाई जहां येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ ठहरे हुए थे। राजकुमार के महल का भीतरी प्रांगण बहुत बड़ा नहीं था, जिसके कारण चू किंगली को दिन में दर्जनों बार उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करनी पड़ती थी। आंगन के प्रवेश द्वार से गुजरते ही चू किंगली ने येल नान्यान की आवाज फिर से सुनी। चू किंगली कुछ अवाक रह गई। कितने घंटे बीत गए थे? वह जानवर अभी भी यहाँ क्यों था? बिना ज्यादा सोचे समझे चू किंगली एक बार फिर उस प्रेममय आंगन से दूर चली गई। जब चू किंगली उत्तरी आंगन में पहुंची तो उसकी मुलाकात मुजिक्सुआन और अन्य लोगों से हुई। मुजिक्सुआन ने पूछा, किंगली, क्या तुमने राजकुमार को देखा है? अंधेरा हो चुका था और लू चेन आमतौर पर इस समय उनके साथ भोजन करता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने वाला था उसका कोई अता पता नहीं था और पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ चला गया है। चू किंगली ने उत्तर दिया, राजकुमारी को जवाब देते हुए, राजकुमार इस समय उन 2 बर्बर महिलाओं के कमरों में हैं। आज रात उनके आने की संभावना बहुत कम है। चू किंगली की बातें सुनकर मुजिक्सुआन, दाझो और जियाझो के साथ तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है। मुजिक्सुआन ने कहा, चूंकि राजकुमार नहीं आ रहे हैं तो चलिए अब और इंतजार न करें और खाना बनाना शुरू कर दें। येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ को लू चेन अभी अभी वापस लेकर आया था और वह निश्चित रूप से उनके साथ संबंध बनाने के लिए समय बिताने वाला था। लू चेन की क्षमताओं को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह आज रात उनका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुजिक्सुआन ने लू चेन के आने का और इंतजार न करने का फैसला किया।
इस दौरान शियाओ वेन्याओ बिस्तर पर लेटी हुई थी और खिड़की के बाहर से आ रही आवाजों को रोकने की कोशिश में उसने अपने कानों को हाथों से ढक रखा था। उसे बेहद डर लग रहा था। पहले जब वह अपने पिता को ग्रेट सुम की महिलाओं को प्रताड़ित करते देखती थी तो वे महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से भी कम समय में तंबू से बाहर निकल आती थीं। लेकिन उत्तरी राजकुमार घंटों से येल नानयान के कमरे में था और वह अभी तक बाहर नहीं आया था। ये बहुत डरावना था। जल्द ही उसी भाग्य का सामना करने के विचार से ही शियाओ वेन्याओ कांप उठी। लेकिन जियाओ वेन्याओ को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि उसे अंदर से डर और बेचैनी दोनों क्यों महसूस हो रही थी। अचानक उसके मन में उत्तरी राजकुमार द्वारा प्रताड़ित किए जाने की इच्छा जाग उठी, ठीक वैसे ही जैसे वह येल नानयान को प्रताड़ित कर रहा था। शियाओ वेन्याओ को ऐसा महसूस हुआ मानो वह उत्तरी राजकुमार से मिले बिना ही उसकी गुलाम बन चुकी हो और उसके मन में यह विचार आया कि वह उसे भी उसी तरह प्रताड़ित करे जैसे उसने येल नानयान को किया था। शियाओ वेन्याओ ने अपना सिर हिलाया और अपने मन से इन अनुचित विचारों को दूर करने की कोशिश की। रात असामान्य रूप से लंबी थी। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे और अधिक चमकीला होता गया, फिर काले बादलों से ढक गया। समय बीतता गया और चंद्रमा फिर से आकाश में दिखाई दिया। कई बार काले बादलों में छिपने के बाद अंततः क्षितिज पर एक सफेद प्रकाश दिखाई दिया। सूर्य फिर से उदय हुआ और चंद्रमा एक बार फिर धुंधला सा दिखाई देने लगा। भोर। शियाओ वेन्याओ बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसके बाल उलझे हुए थे मानो किसी जानवर ने अपने फर को फुला लिया हो। शियाओ वेन्याओ को लगा कि वह पतन के कगार पर है। रात भर वह पूरी रात एक पल भी नहीं सोई थी। हालांकि यह लगातार नहीं होता था, लेकिन समय समय पर खिड़की से कुछ आवाजें आती रहती थीं और जैसे ही वह सोने वाली होती थी वह फिर से जाग जाती थी। वह व्यक्ति सचमुच बहुत डरावना था। इस समय जियाओ वेन्याओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नींद में डूब गई। उसके दिल में बस एक ही विचार था, उसे भविष्य में उत्तर राजकुमार की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। उसे उत्तर राजकुमार को क्रोधित नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके द्वारा प्रताड़ित हो सकती है और उसे एक रात के लिए भी चैन नहीं मिलेगा। इस समय खिड़की के बाहर से आती गर्म धूप खिड़की की चौखट से छनकर कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति पर पड़ रही थी। लू चेन मुलायम तकिए पर लेटा हुआ था और उसने अपने सिस्टम नोटिफिकेशन की जांच की। मेजबान को पत्नी प्राप्त करने पर बधाई, आपको 100,000 किलो मीठे आलू इनाम में दिए जाएंगे। मेजबान और येल नानयान ने अपने रिश्ते को एक बार और विकसित किया, जिससे ची शोधन मंत्र में 500 अनुभव अंक, कायाकल्प कौशल में 500 अनुभव अंक और ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र में 0 अनुभव अंक जुड़ गए। मेजबान ने एक भावनात्मक क्रिट को ट्रिगर किया, जिससे उसे ची शोधन मंत्र और कायाकल्प कौशल दोनों के लिए अतिरिक्त 1500 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर लू चेन के होंठ अनजाने में हल्के से मुड़ गए। इस समय लू चेन की छाती अभी भी येल नानयान की कोमल पीठ से लगी हुई थी और उसका उठने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वांग किंगसी के साथ भी उन्होंने पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। येल नानयान इस साल 30 साल की हो चुकी थी, जबकि लू चेन अभी किशोर अवस्था में ही थे। दोनों की मुलाकात उनके जीवन के सबसे कठिन समय में हुई और आगे क्या हुआ इसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। अचानक लू चेन को येल नानयान में थोड़ी हलचल महसूस हुई और उसे कुछ सूझा, इसलिए उसने उसकी अनुकूलता रेटिंग पर एक नजर डाली। उस एक झलक को देखकर लू चेन दंग रह गया। येल नानयान की उनके प्रति अनुकूलता 95 तक पहुंच गई थी। ये ज्ञात होना चाहिए कि येल नानयान ने ड्रैगन और फीनिक्स चाय नहीं पी थी। महज एक रात के बाद उसके प्रति उसकी अनुकूलता बढ़कर 95 हो गई थी। लेकिन बाद में सोचने पर यह बात समझ में आई, उसने कायाकल्प करने की कला का कई बार इस्तेमाल किया था, जिससे किसी के शरीर का दर्द जल्दी ठीक हो सकता था। इसका मतलब ये था कि येल नानयान को बिल्कुल भी असुविधा महसूस नहीं हुई थी और ऐसी परिस्थितियों में उसके प्रति उसकी अनुकूलता का बढ़ना असंभव नहीं था। इस समय तक येल नानयान को पहले ही महसूस हो चुका था कि उसके पीछे वाला व्यक्ति जाग गया है और उसने कर्कश आवाज में कहा, राजकुमार, क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपके बच्चे को जन्म दूंगी? लू चेन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, मुझे डरने की क्या जरूरत है? येल नानयान ने कहा, मैं बर्बर जनजाति की स्त्री हूँ। यदि मैं तुम्हारा बच्चा जन्म दूं, मुझे डर है कि बहुत सारी अफवाहें फैलेंगी। इसके अलावा अगर हमारा बच्चा पैदा होता है तो उसे भी हर तरह के तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। क्या राजकुमार सचमुच ये देखना चाहता है कि उसके अपने बच्चे को भी उसी तरह नीचा देखा जाए जैसे उसे बचपन में देखा गया था? लू चेन ने उदासीनता से कहा, आप निश्चिंत रहें, शाही सत्ता के अलावा मैं अपने सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करता हूँ। चाहे वह आपका ही बच्चा क्यों न हो, उसका बचपन सुखमय होगा, मेरे बचपन जैसा नहीं। ये सुनकर येल नानयान ने अविश्वास से पूछा, क्या आपकी बात सच है राजकुमार? लू चेन ने उसके नितंबों पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस लिए वापस लाया हूँ? क्या सच में तुम्हें यही लगा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दासी समझता हूँ? तुम्हारे जैसे खूबसूरत शरीर के साथ मेरे लिए कुछ बच्चे पैदा न करना अफसोस की बात होगी। लू चेन की बातें सुनकर येल नानयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि लू चेन पिछली रात उसके साथ इतना बेबाक क्यों था और अब तक भी वह उसका साथ क्यों नहीं छोड़ा था, लगातार उसे गले लगाए हुए था।
अध्याय 165 अध्याय 165 अध्याय 142 अभिजात परिवार का आगंतुक __I अध्याय 165 अभिजात परिवार का आगंतुक __I अनुवादक 54,96,90,339 कल दिन के दौरान येल नान्यान अभी भी कुछ उदास महसूस कर रही थी, यह मानते हुए कि अब वह उत्तरी राजकुमार की महिला दासी बनने वाली है और वह अपने भविष्य के बारे में बेहद निराशावादी महसूस कर रही थी। लेकिन पिछली रात जो कुछ हुआ उसके बाद येल नान्यान का निराशावाद पूरी तरह से दूर हो गया और इस समय उसे केवल तीव्र शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कई दशकों तक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया था, फिर भी वह किशोरावस्था में पहुंचे एक लड़के से हार गई। हालांकि अगर तथाकथित महिला गुलाम होने का मतलब केवल इस तरह का व्यवहार सहना ही था, तो शायद लू चेन की महिला गुलाम बनना आखिरकार इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन फिर भी ग्रैंडमास्टर लू चेन निश्चित रूप से एक साधारण ग्रैंडमास्टर नहीं थे। हालांकि येल नान्यान के लिए इन चीजों का ये पहला अनुभव था, लेकिन आखिरकार वह स्काई वुल्फ किंग की रानी थी और अब वह 30 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समझती थी कि उसे क्या समझना चाहिए था। भले ही लू चेन का शारीरिक गठन ग्रैंडमास्टर जैसा हो, फिर भी उसके लिए इतना क्रूर होना असंभव सा लगता है। इस समय येल नान्यान ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उनका पूरा शरीर नर्म पड़ गया था। यह अकल्पनीय था कि 9वीं श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट को एक ग्रैंडमास्टर द्वारा इतनी बुरी तरह से पराजित किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि उसकी हार पुनर्तः हुई थी। वह स्काई वुल्फ किंग जनजाति और नॉर्थ सिटी के बीच हुए युद्ध में हार गई और नॉर्थ प्रिंस के साथ अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में भी उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा। वह न केवल युद्ध में पराजित हुई, बल्कि उसका दिल भी लू चेन ने पूरी तरह से जीत लिया था और येल नान्यान को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अब वह शायद कभी भी उत्तरी राजकुमार को छोड़कर नहीं जा पाएगी। मानवीय इच्छा किसी पहाड़ से लुढ़कते हुए पत्थर की तरह होती है, एक बार शुरू हो जाने पर इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। अगर ऐसा पहले हुआ होता, अगर उसकी मुलाकात लू चेन से न हुई होती, तो शायद वह हमेशा पुरुषों में दिलचस्पी न रखती। लेकिन लू चेन ने उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया था और अब उसके लिए खुद को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। खासकर जब भी वह उत्तरी राजकुमार के बारे में सोचेगी, तो संभवतः वह पिछली रात की घटनाओं के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए येल नान्यान ने धीरे से आह भरी और फिर पूछा, राजकुमार, सुबह हो चुकी है, क्या आप उठने वाले नहीं हैं? इस अवस्था को बनाए रखने से येल नान्यान को अजीब सा महसूस होता था, लगभग एक जानवर जैसा। लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं पूरी रात व्यस्त था और मुझे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। आप मुझे अभी भेजने के बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना? येल नान्यान ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर उस युवक को जो चाहे करने दो। इसके बाद लू चेन ने अपने बड़े से तकिए येल नान्यान को पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं और जल्दी ही सो गया। चू युकीन सुबह सुबह भीतरी आंगन में गश्त कर रही थी और लू चेन को न देखकर वह येल नान्यान और शियाओ वेन्याओ के आवास के बाहरी आंगन में गई और अंदर तलाशी ली। इसी समय चू किंगली भी वहां पहुंच गई। चू युकीन को लगातार अंदर झांकते देख चू किंगली ने तुरंत पूछा, बहन, आप क्या देख रही हैं? चू किंगली की बात सुनकर चू युकीन को खांसी आई और फिर उसने कहा, क्या चेन र अभी तक नहीं उठी है? कल चू युकीन ने ज्यादा गश्त नहीं लगाई। गश्त का काम मुख्य रूप से चू किंगली ने किया था। हालांकि चू युकीन जानती थी कि लू चेन इस आंगन में आया था। चू युकीन की बात सुनकर चू किंगली मुस्कुराई और बोली, पूरी रात करवटें बदलते रहने के बाद वह इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आपको उसकी क्या जरूरत है? कल रात चू किंगली कई बार इस आंगन से गुजरी और हर बार उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती थीं। वैसे भी लू चेन ने उसके दिल में एक दरिंदे के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पक्की कर ली थी। चू किंगली की बातें सुनकर चू युकीन ने कहा, ठीक है, तो फिर उसे थोड़ी देर और सोने दो। चू युकीन को लू चेन से एक बात पर चर्चा करनी थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी और लू चेन का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण था। बेहतर होगा कि पहले उसे अच्छी तरह से आराम करने दिया जाए। आंगन को एक बार फिर देखने के बाद चू युकीन मुड़कर चली गई। चू किंगली भी उसके पीछे पीछे चली गई और पाप के निशानों से भरे इस आंगन को पीछे छोड़ गई। जब लू चेन येल नान्यान के कमरे से निकला तब तक लगभग दोपहर हो चुकी थी। लू चेन के उठते ही येल नान्यान को अचानक अपने शरीर में एक खालीपन महसूस हुआ और उसके दिल में एक अप्रत्याशित अनिच्छा जाग उठी। हालांकि कल जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में सोचते हुए येल नान्यान का कोमल शरीर अनायास ही कांपने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति का संचार करते हुए खुद को शांत कर लिया। लू चेन के जाने के बाद मुजिक्सवान ने किसी से कई पौष्टिक उपहार भिजवाए। येल नान्यान मेज पर बैठी पौष्टिक वस्तुओं से भरी मेज को देख रही थी और एक अवर्णनीय भावना से भर उठी। उसने कभी नहीं सुना था कि इस तरह की गतिविधि में शामिल होने के बाद महिलाओं को ऐसे पोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि रानी वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी राजकुमार का महल उतना खतरनाक स्थान नहीं था जितना उसने कल्पना की थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जब वह बूढ़ी हो जाएगी और अपनी सुंदरता खो देगी तो क्या उत्तरी राजकुमार और उसकी रानी उसके प्रति अभी भी इतने ही अच्छे रहेंगे। एक ही समय पर लू चेन अपने अध्ययन कक्ष में मुजिक्सवान द्वारा स्वयं तैयार किए गए पौष्टिक दलिया की चुस्कियां ले रहे थे, साथ ही कल ब्रोकेड गार्ड द्वारा दी गई खुफिया रिपोर्टों के पन्ने पलट रहे थे। उसी क्षण दरवाजे के बाहर से दस्तक की आवाज आई। लू चेन ने दलिया का एक घूंट लिया और फिर कहा, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। अगले ही पल बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहने चू युकीन ने दरवाजा खोलकर अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया।
लू चेन ने चू युकीन की अद्भुत सुंदरता को देखा और आश्चर्यजनक रूप से उसके दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पूरी रात न सोने के कारण येल नान्यान ने उसकी सारी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म कर दी थी। मैडम चू, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? उसने पूछा। चू युकीन ने कहा, चेन, चू परिवार ने कल मुझे ढूंढने के लिए किसी को भेजा था। ये सुनकर लू चेन एक पल के लिए रुक गया। जब से वह उत्तरी शहर में आया था, चू किंगली के अलावा चू परिवार ने कभी किसी को उसके पास नहीं भेजा था। और जहाँ तक चू किंगली की बात है, वह उसकी सुरक्षा के लिए विशेष रूप से आवश्यक नहीं थी। अगर उसका सिस्टम न होता तो वह बहुत पहले ही उत्तर शहर जाते समय रास्ते में मर गया होता। अध्याय 166 अध्याय 166 अध्याय 142 अभिजात परिवार आगंतुक _2 अध्याय 166 अध्याय 142 अभिजात परिवार का आगंतुक _2 अनुवादक 54,96,90,339 क्या चू परिवार ने अब किसी को भेजा है? किस लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि चू परिवार उत्तराधिकार के संघर्ष में मेरा समर्थन जारी रखने की योजना बना रहा हो? लू चेन को अपने नाना के प्रति कोई खास नाराजगी नहीं थी। आखिरकार चू शियोंग की अपनी भी मुश्किलें थीं और चू शियोंग द्वारा चू युकीन को लू चेन के साथ रहने की अनुमति देना उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपकार था। लू चेन को चू परिवार के अन्य सदस्य असहनीय लगते थे। हाल ही में ब्रोकेड गार्ड की खुफिया जानकारी से उसे चू परिवार के आंतरिक विभाजन का पता चला था। अब परिवार में 2 गुट बन चुके थे, एक उसके नाना के नेतृत्व में उत्तरी राजकुमार गुट और दूसरा 8वें राजकुमार गुट। चू परिवार में फिलहाल 8वें राजकुमार गुट का दबदबा कायम था। अगर लू चेन सत्ता में न आया होता और उसने बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना को न हराया होता तो चू शियोंग के खेमे से किसी को भी इतनी आसानी से उत्तरी शहर न भेजा जाता। चू परिवार में चू शियोंग की स्थिति अब नामात्र की ही रह गई थी। परिवार के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से परिवार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद लू चेन ने पूछा, इस बार चू परिवार के आने का उद्देश्य क्या है? चू युकीन ने उत्तर दिया, केवल चू परिवार ही नहीं आया है, बल्कि वांग परिवार के लोग भी आए हैं। वे आशा करते हैं कि आप राजकुमार लू शुयून के साथ सुलह कर लेंगे। वांग परिवार का कहना है कि आप दोनों दक्षिण के कुलीन परिवारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा यदि राजकुमार लू शुयून उत्तराधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। वांग परिवार ने तो यहाँ तक संकेत दिया है कि राजकुमार लू शुयून अंततः आपको क्यूई राजकुमार का सारा क्षेत्र दे सकते हैं, जिससे आप अपना स्वयं का राष्ट्र स्थापित कर सकें। लू चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर झुंझलाहट में हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा था कि चू परिवार ने उत्तराधिकार संघर्ष को जारी रखने के लिए किसी को भेजा है, लेकिन बाद में पता चला कि वे चू परिवार के 8वें राजकुमार गुट के लोग थे। हाँ, 8वें राजकुमार ने पहले मुझे मारने के लिए हत्यारों को भेजा और अब वह कहता है कि हमें मौत तक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर वांग परिवार के इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? अब भी वांग परिवार 8वें राजकुमार की मदद करने के बारे में सोच रहा है ताकि वह मुझे अपने पक्ष में कर ले। क्या उन्हें नहीं पता कि 8वें राजकुमार के साथ मेरा रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? लू चेन को एक पल के लिए भी यकीन नहीं था कि वांग परिवार को 8वें राजकुमार द्वारा भेजे गए हत्यारों द्वारा उस पर किए गए जानलेवा हमले की जानकारी नहीं थी। 8वें राजकुमार को हमेशा वांग परिवार के एक ग्रैंडमास्टर का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह जो भी करते वांग परिवार को उसकी जानकारी अवश्य होती थी। उसके पीछे कई बार हत्यारों को भेजना और फिर सुलह का सुझाव देने की धृष्टता करना सरासर भ्रम था। लू चेन की प्रतिक्रिया देखकर चू युकीन को एहसास हुआ कि उसका 8वें राजकुमार से सुलह करने का कोई इरादा नहीं था। आखिर भला कौन ऐसे व्यक्ति से अच्छे संबंध रखना चाहेगा जिसने बार बार हत्यारों को उनके पीछे भेजा हो और ऐसा दिखावा किया हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। चू युकीन ने आगे कहा, चेन, मुझे डर है कि तुम्हारे नाना ने चू परिवार पर अपना पूरा नियंत्रण खो दिया है। इस बार उन्होंने जो लोग भेजे हैं वे न केवल तुम्हारे लिए बोलने में विफल रहे हैं, बल्कि उनका रुख उत्तराधिकार विवाद में 8वें राजकुमार का समर्थन करता प्रतीत होता है और वे तुम्हें उनसे सुलह करने के लिए मनाने में अधिक रुचि रखते हैं। अगर आपके नाना का अभी भी चू परिवार पर नियंत्रण होता तो वे निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण समय में युवराज के रूप में आपका समर्थन करने में संकोच नहीं करते। आखिरकार चू शियोंग लू चेन के नाना हैं और उत्तरी शहर में लू चेन की हालिया सैन्य उपलब्धियों को देखते हुए अनेक आम लोग यह नहीं जानते कि वे लू चेन को युवराज बनते देखना कितना चाहते हैं। चू शियोंग निश्चित रूप से अब लू चेन का साथ देंगे। फिर भी चू परिवार द्वारा भेजे गए लोग 8वें राजकुमार गुट से संबंधित हैं, जो ये दर्शाता है कि चू शियोंग ने चू परिवार पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है और अब पूरा चू परिवार संभवतः 8वें राजकुमार गुट के लोगों के प्रभुत्व में है। चू युकीन की बातें सुनकर लू चेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भले ही उसने चू परिवार पर अपना नियंत्रण खो दिया हो, लेकिन इसका मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा चू परिवार पर निर्भर रहने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी वांग परिवार की मुझे 8वें राजकुमार से सुलह कराने की जल्दबाजी शायद इस डर से उपजी है कि कहीं उनके कुकर्म उजागर न हो जाएं। 30,000 सैनिकों वाली बर्बर सेना के दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले ही वांग परिवार और 8वें राजकुमार ने स्काई वुल्फ किंग जनजाति के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा था। स्काई वुल्फ किंग के नेतृत्व में बर्बर सेना की दक्षिण की ओर बढ़त को उनके सहयोग से अलग नहीं किया जा सकता था। वांग परिवार बर्बर सेना के दक्षिण की ओर बढ़ते कदम का फायदा उठाकर सुम सम्राट को कुलीन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए मजबूर करना चाहता था। सुम सम्राट मूर्ख नहीं था,
वह निश्चित रूप से जानता था कि यदि भीतर अशांति फैलती है तो बर्बर सेना सीधे दक्षिण की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे संपूर्ण महान सुम खतरे में पड़ जाएगा। अतः अंततः सुम सम्राट को अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा। लेकिन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वह ये था कि उत्तरी शहर पर कब्जा बनाए रखने के बजाय उत्तरी राजकुमार ने 3 लाख की बर्बर सेना का पूरी तरह से सफाया कर दिया। अब ग्रेट सुम पर बाहरी दबाव पल भर में गायब हो गया था और सुम सम्राट, जिसने इतने लंबे समय तक अपनी तलवार को तेज किया था, जल्द ही उसे गिरने दे सकता था। एक बार जब बर्बर जनजाति और वांग परिवार की मिलीभगत के सबूत राजधानी तक पहुंच जाएंगे तो सुम सम्राट निश्चित रूप से सबसे पहले वांग परिवार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे में वांग परिवार के पास उत्तरी राजकुमार से शांति वार्ता करने के लिए किसी को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सोचते हुए लू चेन के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। फिर उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि वांग परिवार नहीं चाहता कि मैं बर्बर जनजाति के साथ उनकी मिलीभगत के सबूत अपने पिता सम्राट को सौंपूं। इसीलिए वे शांति वार्ता के लिए दूत भेज रहे हैं, लेकिन उनमें ईमानदारी की घोर कमी है। इस समय भी वे उत्तराधिकार के संघर्ष में राजकुमार लू शुयुन का समर्थन करने की सोच रहे हैं, जबकि मुझे हवाई वादे करके मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उजाड़ उत्तरी शहर में एक राष्ट्र की स्थापना करूं। वे मुझे मूर्ख समझते होंगे। इस समय चू युकीन ने पूछा, चेना, वे अभी भी रहस्यमयी चंद्रमा महल में स्थापित रहस्यमयी चंद्रमा सराय में हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? अगर नहीं तो मैं उन्हें भेज दूंगी। लू चेन ने जवाब दिया, उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वे मेरा मूड खराब करें। लू चेन वास्तव में अपने पिता सम्राट द्वारा ग्रेट सुम के भीतर के कुलीन परिवारों का सफाया करने के लिए कोई कदम उठाने का इंतजार नहीं कर सकता था, ताकि भविष्य में वह अपने लिए कोई गड़बड़ी न छोड़ दे। यदि कुलीन परिवारों का अंत नहीं हुआ तो शाही सत्ता को मजबूत करना मुश्किल होगा, और ये लू चेन के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा जो सुधारों को लागू करने वाले थे। हालांकि फिलहाल लू चेन को उत्तरी शहर में सुधार लागू करने में ज्यादा बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। सौभाग्य से उत्तरी शहर में कोई प्रमुख कुलीन परिवार नहीं थे। इस पर चू युकीन ने कहा, ठीक है, तो मैं उन्हें अब यांग काउंटी से जाने के लिए कह दूंगी। इतना कहकर चू युकीन मुड़ी और चली गई। चू युकीन की मनमोहक छवि को विदा होते देख लू चेन ने अपनी कनपटी मली। उसका मन इस विचार में डूबा हुआ था कि उसके पिता सम्राट अब कोई कदम उठाने वाले हैं। उसका अवसर आ रहा था और शायद अब उत्तर नगर में सुधारों को गति देने का समय आ गया था। कुछ ही समय बाद मिस्टीरियस मून टेवन के एक निजी कमरे में जैसे ही चू युकीन कमरे में दाखिल हुई, नीले रंग के कपड़े पहने एक व्यक्ति तुरंत आगे आया और पूछा, मैडम चू, क्या मैं जान सकता हूँ कि राजकुमार हमसे मिलने के लिए सहमत हुए हैं? चू युकीन ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप सब जा सकते हैं। राजकुमार की फिलहाल वांग परिवार के सदस्यों से मिलने की कोई योजना नहीं है। ये सुनकर वांग योंग अचंभित रह गया। उनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य उत्तरी राजकुमार और राजकुमार लू शुयुन के बीच सुलह कराना था। अगर वे उनसे मिल ही नहीं सकते तो उनके रिश्ते को सुधारने में वे कैसे मदद कर सकते हैं? ये परेशानी वाली बात थी। तब वांग योंग ने कहा, महोदया चू, क्या आपने हमारी बात उत्तरी राजकुमार तक नहीं पहुंचाई? चू युकीन ने उदासीनता से उत्तर दिया, मैंने उन्हें संदेश भेज दिया था। राजकुमार को लगता है कि वांग परिवार में ईमानदारी की कमी है, इसलिए वह आपसे मिलना नहीं चाहते। यह वांग योंग को चू युकीन के शब्दों का निहितार्थ तुरंत समझ आ गया। उन्होंने उत्तराधिकार के संघर्ष में राजकुमार लू शुयुन का समर्थन करने की पेशकश की थी और वादा किया था कि उत्तरी राजकुमार को कुछ क्षेत्र दिए जाएंगे और राजकुमार लू शुयुन के सिंहासन पर बैठने के बाद उन्हें अपना राष्ट्र बनाने की अनुमति दी जाएगी। यदि उत्तर के राजकुमार को ये प्रस्ताव भी असत्य लगा तो इससे केवल एक ही बात सिद्ध होती है, उत्तर के राजकुमार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं और उनकी नजर पूरे ग्रेट सुम पर थी। इसलिए उन्हें उस भूमि में कोई रुचि नहीं थी जिसका उन्होंने वादा किया था। परिणामस्वरूप उत्तरी राजकुमार और राजकुमार लू शुयुन के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वांग परिवार ने उत्तरी शहर में दूत भेजे थे क्योंकि उनका मानना था कि वहां मौजूद 50,000 भारी घुड़सवार निश्चित रूप से उत्तरी राजकुमार के सैनिक नहीं थे, बल्कि वे सुम सम्राट द्वारा तैयार की गई एक गुप्त आरक्षित सेना थे जिसमें उत्तरी राजकुमार केवल एक मोहरा था। वांग परिवार का मानना था कि कोई भी मोहरा बनकर संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उत्तरी राजकुमार को अपने पक्ष में करने के लिए जमीन को चारा बनाने का विचार किया ताकि वह उनका आदमी बन जाए। इस तरह वे न केवल उत्तरी शहर में तैनात 50,000 भारी घुड़सवार सेना पर नजर रख सकते थे, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक सहयोगी भी प्राप्त कर सकते थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उत्तरी राजकुमार ने एक मोहरे के रूप में अपनी स्थिति को नहीं पहचाना था, या क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी राजकुमार वास्तव में मानता था कि ये 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक उसके ही थे? इस विचार पर चू परिवार और वांग परिवार के उपस्थित लोगों को यह विचार कुछ हद तक हास्यास्पद लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि उत्तरी राजकुमार को यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। अध्याय 167 अध्याय 167 अध्याय 143 भ्रमित चू युकीन, चू परिवार का हस्तांतरण। एक अध्याय 167 अध्याय 143 भ्रमित चू युकीन, चू परिवार का हस्तांतरण। एक अनुवादक 54,96,90,339। चू युकीन का जवाब सुनकर वांग योंग हल्के से मुस्कुराया और फिर पूछा, मैडम चू, क्या ऐसा हो सकता है कि राजकुमार को लगता हो कि वे 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक सचमुच उसके हैं? ये सुनकर चू युकीन ने उदासीनता से कहा, 50,000 भारी घुड़सवार सैनिक राजकुमार के हैं या नहीं, इससे आपके वांग परिवार का कोई लेना देना नहीं है, है ना?
बेहतर होगा कि आप जल्दी से यान काउंटी छोड़ दें, वरना राजकुमार का गुस्सा भड़क उठेगा। वांग यूंग ने ठंडी सी झंझनाहट के साथ कहा, मैडम चू, ओह नहीं, मुझे आपको लेडी वांग कहकर संबोधित करना चाहिए। आपकी शादी वांग परिवार में हो चुकी है, आप वांग परिवार की बहू हैं, और फिर भी आप उत्तर के राजकुमार के पक्ष में बोल रही हैं। क्या ये सचमुच अफवाहों की तरह ही है कि उत्तरी राजकुमार और आपके बीच कोई अवर्णनीय संबंध है? ये सुनकर चू युकीन का चेहरा पल भर में बर्फीला हो गया। मैं तो बस उत्तर राजकुमार का संदेश पहुंचा रही हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाए, अगर आप नहीं जाना चाहते और बाद में कुछ होता है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक उत्तर के राजकुमार के साथ मेरे किसी विशेष संबंध का सवाल है तो निर्दोष लोग बेगुनाह होते हैं और यह आपका काम नहीं है। वांग यूंग ने कहा, इससे हमारा क्या लेना देना? तुम हमारे वांग परिवार की बहू हो। वांग परिवार में ठीक से रहने के बजाय तुम हर दिन किसी दूसरे आदमी के साथ रहती हो। तुम्हें क्या लगता है कि इससे बाहरी लोगों का हमारे वांग परिवार के प्रति क्या नजरिया होगा? लेडी वांग, हमारे वांग परिवार की बहू होने के नाते क्या आपको भी राजकुमार के महल में वापस नहीं लौटना चाहिए? वांग यूंग के आक्रामक शब्दों को सुनकर चू युकीन ने उदासीनता से उत्तर दिया, चूंकि आपके वांग परिवार को लगता है कि मैं आपके लिए एक कलंक हूँ, तो बस तलाक का पत्र जारी कर दें और अब से मुझसे छुटकारा पा लें। मेरा वांग परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। वांग यूंग व्यंग्यपूर्वक हंसा, ये सोचकर कि चू युकीन ने कितनी अच्छी तरह से सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। अगर वे सचमुच चू युकीन को तलाक दे देते हैं तो फिर वे उत्तर राजकुमार को नियंत्रित करने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? वांग परिवार को उत्तरी राजकुमार और चू युकीन के बीच के असामान्य रिश्ते के बारे में लंबे समय से पता था। यही कारण है कि उन्होंने उसे कभी वापस लौटने की अनुमति नहीं दी, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। अब समय आ गया था। तब वांग यूंग ने कहा, लेडी वांग, चूंकि आपने हमारे वांग परिवार में शादी की है, इसलिए आप चाहे जिएं या मरें, वांग परिवार की ही हैं। क्या आपको लगता है कि राजकुमार के महल में वापस न जाकर आप अपनी पहचान से बच सकती हैं? अगर आप उत्तर राजकुमार के साथ रहने पर अड़े रहते हैं तो मुझे डर है कि जल्द ही ऐसी अफवाहें फैल जाएंगी कि उत्तर राजकुमार ने जबरदस्ती एक आम लड़की को अगवा कर लिया है। उस समय उत्तर राजकुमार की जो प्रतिष्ठा उसने अभी अभी वापस हासिल की है वह फिर से धूमिल हो जाएगी, और मुझे आश्चर्य है कि तब आप क्या फैसला लेंगे? चू युकीन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दरअसल अगर यह मामला जनता में व्यापक रूप से फैल गया तो लू चेन की प्रतिष्ठा पर शायद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार चू युकीन एक विधवा थी और एक विधवा को अगवा करने की अफवाहें फैलना निश्चित रूप से अशोभनीय होगा। सबसे अहम बात ये थी कि जिस व्यक्ति से चू युकीन ने पहले शादी की थी उसकी बर्बर जनजाति के आक्रमण से लड़ते हुए एक अजीब जहर से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। यदि यह बात फैल जाए कि बर्बर जनजाति के आक्रमण से बचाव करने वाले एक नायक की पत्नी को उसके पति की मृत्यु के बाद उत्तरी राजकुमार ने अपने कब्जे में ले लिया है तो उत्तरी राजकुमार को निश्चित रूप से कई लोगों द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। चू युकीन को क्रोधित देखकर वांग यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लेडी वांग को धमकी देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आखिरकार लेडी वांग अब उत्तरी राजकुमार के लिए सबसे महत्वपूर्ण महिला हैं। इस बिंदु पर वांग यूंग ने कहा, लेडी वांग, जब आप राजकुमार के महल में लौटें तो आपको उत्तरी राजकुमार को ये सलाह जरूर देनी चाहिए कि सब कुछ चाहने से अंत में सब कुछ खोना पड़ सकता है। अगर वह मोहरे की स्थिति से छुटकारा पाना चाहता है तो कुलीन परिवार के साथ सहयोग करना ही उसका सबसे अच्छा विकल्प है। इतना कहने के बाद वांग यूंग का चू युकीन के साथ और अधिक समय बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। फिर वह अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़ा और बोला, चलो चलते हैं। चूंकि उत्तर राजकुमार हमारा स्वागत नहीं करते, इसलिए हम उत्तर नगर में रुककर उन्हें परेशान नहीं करेंगे। उनकी बात खत्म होते ही वांग परिवार और चू परिवार के लोग एक साथ चले गए। चू परिवार द्वारा भेजे गए लोगों ने चू युकीन से ज्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि उसकी शादी पहले ही वांग परिवार में हो चुकी थी और अब वह उनकी बहू थी। वांग यूंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद चू युकीन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर उदासी के भाव दिखाई दिए। अगर वह लू चेन के साथ नॉर्थ प्रिंस मैंशन में रहना जारी रखती है तो इससे निस्संदेह उसकी प्रतिष्ठा पर काफी असर पड़ेगा। लू चेन के हालिया कार्यों को देखते हुए ये स्पष्ट था कि भविष्य में वह राजधानी में सिंहासन के लिए दावेदारी करेगा। ऐसा दाग उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एक पल के लिए चू युकीन खोई हुई सी महसूस हुई। उसने सवाल उठाया कि क्या नॉर्थ प्रिंस मैंशन में उसकी निरंतर उपस्थिति बहुत स्वार्थी थी। अगर यह पहले की बात होती तो उसे अभी भी लू चेन की रक्षा करने की आवश्यकता होती, लेकिन अब लू चेन के साथ कई ग्रैंडमास्टर थे और उसे अब उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। नॉर्थ प्रिंस मैंशन में वह अपने मूल उद्देश्य को खो चुकी थी। अगर वह अब ये दावा करती है कि उत्तरी राजकुमार के महल में रहना लू चेन की रक्षा के लिए था तो यह महज एक बहाना होगा। उसी क्षण चू युकीन के मन में कुछ और विचार आया। हालांकि उत्तरी राजकुमार के महल में उसका शुरुआती उद्देश्य खो गया था, फिर भी एक ऐसी भूमिका थी जो वह निभा सकती थी और महल में कोई और, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी उसकी जगह नहीं ले सकता था। वह लू चेन के स्वास्थ्य में मदद करने में सक्षम थी। लू चेन के कहे अनुसार केवल वही महिला जिसका दिल उससे मेल खाता हो उसकी सेहत में मदद कर सकती थी, और इस समय नॉर्थ प्रिंस मैंशन में मौजूद सभी महिलाओं में से या तो आम महिलाएं थीं या फिर वे महिलाएं जिनके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। केवल उसी को लू चेन से गहरा स्नेह था, और एक अर्ध प्रमुख ग्रैंडमास्टर होने के नाते वही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो लू चेन के स्वास्थ्य में सहायता करने में सक्षम थी। इस विचार से चू युकीन को काफी राहत मिली। जब तक वह लू चेन के लिए उपयोगी थी
तब तक उसके लिए उसे छोड़ना संभव नहीं था। वह नॉर्थ प्रिंस मैंशन को भी नहीं छोड़ सकती थी, न ही लू चेन को। अध्याय 168, अध्याय 143, भ्रमित चू यूकिन, चू परिवार का हस्तांतरण _2। अध्याय 143, भ्रमित चू यूकिन, चू परिवार का हस्तांतरण _2। अनुवादक 54,96,9339। इस दौरान सुफेद शहर में चू परिवार परिषद। आज चू परिवार के सभी महत्वपूर्ण सदस्य एकत्रित हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने आए थे। इस समय चू शियोंग हॉल में सबसे ऊंची सीट पर बैठा था। उसका चेहरा बिजली की तरह काला था और वह काफी असंतुष्ट दिख रहा था। तभी चू लियांग ने कहा, परिवार के मुखिया और बुजुर्गों के निर्णय के अनुसार आज से चू शियोंग परिवार के मुखिया के पद पर नहीं रहेंगे। ये शब्द सुनकर चू शियोंग ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज में चू लियांग और चू सोंग से कहा, दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या आपको एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं? चू लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, आप अभी भी उस निकम्मे उत्तरी राजकुमार का समर्थन करने की योजना तो नहीं बना रहे होंगे, है ना? चू शियोंग ने उत्तर दिया, उत्तरी राजकुमार ने उत्तरी नगर में शानदार सैन्य विजय प्राप्त कर ली है, फिर भी आप उसे बेकार समझते हैं, और आप मुझे परिवार के मुखिया के पद से हटाने के लिए बाहरी लोगों के साथ साजिश रच रहे हैं। आप चू परिवार को विपत्ति के अथाह गड्ढे में धकेल रहे हैं। तब चू लियांग ने कहा, बड़े भाई, खुद से पूछिए, क्या आपको वाकई विश्वास है कि उत्तरी राजकुमार इतने कम समय में 50,000 भारी घुड़सवार सेना जुटा सकता था? क्या तुम सचमुच अनजान हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? उत्तरी राजकुमार स्पष्ट रूप से सुम सम्राट का मोहरा है। वह 50,000 भारी घुड़सवार सेना सुम सम्राट का गुप्त तुरुप का पत्ता है, और फिर भी तुम एक मामूली मोहरे से उम्मीदें लगाए बैठे हो। आखिर कौन चू परिवार को विपत्ति के अथाह गड्ढे में धकेल रहा है? जब चू परिवार के सदस्यों ने पहली बार सुना कि उत्तरी राजकुमार ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए 3 लाख सैनिकों वाली बर्बर जनजाति को हराया, तो उन्हें सचमुच विश्वास हो गया कि उत्तरी राजकुमार शुरू से ही अक्षमता का नाटक कर रहा था। और राजकुमार लू शुयुन का समर्थन करने वाले कुछ सदस्यों ने तो उसके प्रति अपनी वफादारी को फिर से निभाने पर भी विचार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समस्या समझ में आ गई। उत्तरी राजकुमार कब से उत्तरी शहर में था, और वहां की गरीबी को देखते हुए भला वह 50,000 भारी घुड़सवार सेना कैसे जुटा सकता था? अगर वे यह मानते हैं कि 50,000 भारी घुड़सवार सेना उत्तरी राजकुमार की है, तो वे सरासर मूर्ख होंगे। उत्तरी राजकुमार को सुम सम्राट द्वारा उत्तरी शहर की जागीर सौंपी गई थी, और अब जब उत्तरी शहर में अचानक एक विशाल घुड़सवार सेना प्रकट हुई, साथ ही इस तथ्य के साथ कि पूरे महान सुम में केवल एक ही इकाई के पास इतनी बड़ी सेना जुटाने की क्षमता थी, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि 50,000 घुड़सवार सेना वास्तव में सुम सम्राट का गुप्त हथियार थी। न केवल चू परिवार, बल्कि सभी कुलीन परिवारों को अचानक यह एहसास हुआ मानो उन्हें प्रकाश मिल गया हो। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि सुम सम्राट ने इस समय उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस क्यों किया। उनके पास 50,000 भारी घुड़सवार सेना थी, तो इन कुलीन परिवारों से डरने की क्या जरूरत थी? इसलिए चू परिवार के सदस्यों के लिए उत्तरी शहर में उत्तरी राजकुमार का उदय एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक अभिशाप था। इससे ये साबित हो गया कि उत्तरी राजकुमार सुम सम्राट का मोहरा बन गया था। उत्तरी राजकुमार और सुम सम्राट एक दूसरे के सहयोगी थे। उत्तरी राजकुमार से निर्णायक रूप से दूरी बनाने के लिए चू लियांग और चू सोंग ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए परिवार के मुखिया और बुजुर्गों के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने सर्वसम्मति से चू शियोंग को परिवार के मुखिया के पद से हटाने का निर्णय लिया। आखिरकार चू शियोंग उत्तरी राजकुमार के नाना थे, और उन्हें परिवार के मुखिया पद से हटाकर वे एक हद तक राजकुमार लू शुयुन के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर रहे थे। ये दर्शाता है कि अब से चू परिवार पूरी तरह से राजकुमार लू शुयुन के प्रति अपनी निष्ठा बदल रहा था। चू लियांग की बातें सुनकर चू शियोंग भी मन ही मन दुविधा में पड़ गया। उसे भी यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि उत्तरी राजकुमार के पास सचमुच 50,000 भारी घुड़सवार सेना है, क्योंकि यह बात तर्क से परे थी। लेकिन राजकुमार लू शुयुन की ओर पूरी तरह झुकने का मतलब था कि चू परिवार वांग परिवार के साथ मिलकर विद्रोह की तैयारी कर रहा था। इसका क्या अर्थ था? इसका मतलब था कि सुम सम्राट की तलवार जल्द ही उनके सिर पर गिरेगी। हालांकि सुम सम्राट ने कुलीन परिवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बहुत पहले से बना रखी थी, लेकिन उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला था। लेकिन अगर आप विद्रोह शुरू करते हैं तो स्थिति अलग होगी। सुम सम्राट कुलीन परिवारों के विद्रोह का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें हमला करने के लिए किसी और बहाने की जरूरत न पड़े। उसी क्षण चू सोंग हंसते हुए बोला, बड़े भाई, शांत हो जाइए। आप इस उम्र में पहुंच गए हैं, आज से आपको घर पर आराम करना चाहिए और पारिवारिक मामलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये सुनकर चू शियोंग ने ठंडी सांस ली और फिर कहा, यदि तुम वांग परिवार के साथ विद्रोह करने पर अड़े रहते हो तो मेरे पास चू परिवार की अपनी शाखा का नेतृत्व करने और मुख्य परिवार से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चू शियोंग के शब्द समाप्त होते ही उनके बेटे चू होंगफेई ने कहा, पिताजी, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? आपको चाचा 2 और चाचा 3 की बात सुननी चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, मैं चू परिवार को छोड़कर आपके साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप खुद जा सकते हैं, मैं यहीं रहूंगा। अपने बेटे की बातें सुनकर चू शियोंग निराशा से लगभग घुट गया। उनका इकलौता बेटा ही था। अगर वे चू परिवार छोड़कर चले जाते तो वे अकेले रह जाते, और वे अकेले क्या कर पाते? चू शियोंग को उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा इस मौके पर खुलकर बोलेगा। चू होंगफेई का कथन सुनकर चू लियांग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, बड़े भाई, देखिए, होंगफेई भी आपके कार्यों से सहमत नहीं है।
शायद आपको जानकारी न हो, लेकिन वांग परिवार ने चू युकीन को जल्द ही वापस आने और होंगफेई से शादी करने की अनुमति दे दी है। चू शियोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि उसके बेटे ने इतनी जल्दी वांग परिवार का साथ क्यों दिया। ये सब उसकी सोची समझी योजना का हिस्सा था। चू शियोंग तुरंत अपनी सीट से उठे और फिर बोले, चूंकि तुम मौत को गले लगाने पर तुले हो तो जो चाहो करो। अब से मैं चू परिवार के मामलों से अपना हाथ धो लेता हूँ। ये शब्द कहते ही चू शियोंग सीधे परिषद भवन से निकल गया। चू शियोंग के पीछे हटने से यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण के कुलीन परिवारों ने पूरी तरह से एकजुट होकर राजकुमार लू शुयुन का समर्थन करना शुरू कर दिया था। अब से दक्षिण में केवल राजकुमार लू शुयुन का ही गुट बचेगा। कुछ दिनों के बाद उत्तरी भूमि में जियाओ पेंगथियन ने पशुओं की अंतहीन कतार को पीछे मुड़कर देखा और आह भरे बिना नहीं रह सका। जब तक वे नॉर्थ सिटी पहुंचेंगे, स्काई वुल्फ किंग जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो चुका होगा। उस समय न केवल वह बल्कि पूरी स्काई वुल्फ किंग जनजाति हताश और बेहद दुखी दिख रही थी। विशेषकर बर्बर जनजाति की महिलाओं को जब पता चला कि बर्बर जनजाति की 3 लाख सैनिकों की सेना को उत्तरी शहर ने हरा दिया है और 2 लाख सैनिक मारे गए हैं, तो उनमें से कई महिलाएं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। बर्बर जनजाति में एक वयस्क पुरुष का श्रम अत्यंत महत्वपूर्ण था। पुरुषों के बिना उनकी महिलाओं के लिए विशाल और अथाह मैदानों में जीवित रहना बहुत मुश्किल था। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें उत्तरी शहर में स्थानांतरित किया जा रहा है और उनके दिन मैदानों की तुलना में कुछ बेहतर हो सकते हैं। फिर भी पूरी जनजाति का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। ठीक इसी समय स्काई वुल्फ किंग जनजाति की प्रवासी सेना चुपचाप दक्षिण की ओर बढ़ रही थी और रास्ते में लगभग कोई भी बात नहीं कर रहा था। फिर घोड़े पर सवार एक सैनिक जियाओ पेंगथियन के पास आया और बोला, महाराज, वे सभी चले गए हैं। ये सुनकर जियाओ पेंगथियन ने आह भरी और फिर आदेश दिया, प्रवास में तेजी लाने के मेरे निर्देश पहुंचाओ। हम अब उत्तरी शहर में प्रवेश कर चुके हैं, आइए हम सब और अधिक प्रयास करें। सैनिक द्वारा संदर्भित वे बर्बर जनजाति के वे लोग थे जो नॉर्थ सिटी में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। हालांकि बर्बर जनजाति के अधिकांश लोग बेहतर जीवन की कामना करते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि उत्तरी शहर में शामिल होना किसी और के अधीन रहने के समान है और भविष्य में वे ग्रेट सुम के लोगों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए ये लोग उनके साथ दक्षिण जाने के लिए अनिच्छुक थे। जियाओ पेंगथियन ने उनके लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं की, क्योंकि उसने इस तरह के प्रतिरोध की आशंका जताई थी। इसलिए उसने उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति छोड़ दी जो उत्तरी शहर में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे। बेशक उनके जाने से पहले इन लोगों को उत्तर फ्रे राजा के कबीले में जाकर मुखबिरी करने से रोकने के लिए जियाओ पेंगथियन ने उन पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भी छोड़ दिया था। अब वे उत्तरी शहर पहुंच चुके थे और स्काई वुल्फ किंग जनजाति के जो लोग पीछे रह गए थे वे भी जा रहे थे। अगर वे उत्तरी फ्रे किंग जनजाति के पास जाकर चुगली भी करते तो भी बहुत देर हो चुकी थी। प्रवास कर रहे लोगों के लिए इससे कोई बड़ा खतरा नहीं था। तभी एक सैनिक घबराकर जियाओ पेंगथियन के पास दौड़ा और चिल्लाया, महाराज, विपत्ति आ गई। सिपाही की घबराहट भरी हालत देखकर जियाओ पेंगथियन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? सिपाही ने उत्तर दिया, महाराज, महायाजक ने अभी अभी नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर जियाओ पेंगथियन वहीं अवाक रह गया। जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत कहा, वह अब कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। सैनिक के पीछे पीछे चलते हुए जियाओ पेंगथियन जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गया जहां महापुजारी का शव पड़ा था। महायाजक वहां भीगा हुआ पड़ा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कबीले के सभी बुजुर्ग चुपचाप महायाजक के चारों ओर खड़े थे। प्रधान पुजारी जनजाति का सबसे रूढ़िवादी सदस्य होना चाहिए था और संभवतः उत्तरी शहर में स्थानांतरण का कड़ा विरोध करता। फिर भी मतदान के समय उसने उत्तरी शहर में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। अब जब वे उत्तरी शहर में प्रवेश करने ही वाले थे, उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उत्तर दिशा से आती तेज हवा लोगों के चेहरों से टकरा रही थी, जो उस समय शोक में डूबे हुए प्रतीत हो रहे थे और एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। कुछ अनिश्चित समय के बाद जियाओ पेंगथियन ने प्रधान पुजारी के शरीर को मैदानों में दफना दिया और फिर वे बिना किसी देरी के आगे बढ़ गए।